आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? नमस्ते जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? काफी समय के बाद आपकी क्लास हो रही है यहाँ पे। कल आपकी क्लास होनी थी बट किसी वजह से क्लास में नहीं हो पाई। मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरे तरीके तैयार हैं। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। डाउट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, चाहे तो वहां पे मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, चाहे तो आप अनअकैडमी को अपने डाउट्स भेज सकते हैं। आपको ये प्रोसीजर पूरा जो सामने दिख रहा है फॉलो करना है और इससे आपका डाउट अनअकैडमी के पास चले जाएगा और एक टाइम पे जहां तक मुझे याद है आप 3 डाउट्स भेज सकते हैं और जितने डाउट्स अपने आप इस तरीके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है। ठीक है जी, चलो पिछली क्लास के अंदर जो है हमने बात करी थी मुगलों के अंत तक की हमने बात कर ली थी। ठीक है, अ, आपको शायद याद होगा कि हमने मुगलों का अंत जो है कर दिया था, यानी बहादुर शाह जफर तक की हमने बात कर ली थी कि वो 1862 में जो है रंगून चले गए थे। हम एक और बार उस चीज पे आएंगे जब हम जो अंग्रेज हैं इनकी पकड़ धीरे धीरे समझेंगे, तो हम फिर से एक बार जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर जो है हम फिर से इस चीज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अपने लिए वो काम का नहीं है। अभी अपने लिए जो काम की बात है वो ये है कि किस तरीके यूरोपियंस हमारे देश के अंदर आए थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, कल किसी टेक इशू के चक्कर में आपकी क्लास जो है ऐड नहीं हो पाई थी और रात वाली क्लास ही ऐड हो पाई थी जो कि आपकी हुई थी 9 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक। आज वो क्लास होगी या नहीं होगी मैं आपको 4 बजे तक बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्लास में ले लूँ, बट मैं आपको 4 बजे तक कंफर्म बता पाऊंगा कि आज होगी वो क्लास या फिर आपकी कल होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी और पेन कॉपी आप लेके बैठिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करनी है। सर झूठ मत बोलो जी। अंकित बताएं क्या सच है आपके हिसाब से? फिर बताएं, क्लास बाद में आगे बढ़ेगी, पहले आप सच बताएं। फटाफट से बताएं क्या सच है। चलो चलते हैं आगे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, कल आपका डाउट हो सकता है मैं ना ले पाऊं, जल्दी ले लूंगा आपको मैं क्लास, जल्दी ले लूंगा आपका डाउट आने वाली किसी क्लास में, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलो कबीर की तबीयत अभी थोड़ी सी डाउन है और उसी वजह से रात की क्लास भी फाइनल नहीं है, अभी वो डॉक्टर पे ही गया हुआ है। एंड 3 बजे जब तक मेरी क्लास खत्म होगी तब तक फाइनल होगा कि तबीयत अगर ठीक रही तो क्लास मैं रात की ले लूंगा, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ रात तक कुछ आराम आ जाएगा, बट अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो उस केस में ये है कि आप समझ ही रहे हैं कि रात को थोड़ा सा मुझे उसके लिए अवेलेबल रहना होगा और ये वाली क्लास में आपकी कर ले लूंगा। ठीक है, बट आई बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट की आपकी वाली क्लास आज ही रात को हो जाए। चलो शुरू करते हैं जी। अपनी कॉपी में आप हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे सरकारी किताब वाली हेडिंग, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये हेडिंग डालें आप फटाफट से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली चीजें मिस कर दी हैं तो ये एक दिन ऐसा है जहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा पूरा बैच जो है 60 घंटे का होता है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो बच्चा 2-3 जगह से एंट्री कर सकता है इस कोर्स के अंदर। सबसे पहली जगह होती है कि आप शुरू से आए, वो तो ऑब्वियसली बेस्ट रहता है। अगर आपकी पहली क्लास मिस हो जाती है और आप सोचे मैं तीसरी चौथी पांचवी से हूँ, तो आपको कम चीजें समझ आएंगी। उसके बाद पहला दूसरा स्टेज रहता है आज का सेशन, यानी आज जो आपको मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाने वाला हूँ। मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन भी आपका मिस होता है, तो तीसरी जो एंट्री रहती है वो तब रहती है जब मैं मॉडर्न को फिनिश करके एंशिएंट को स्टार्ट करता हूँ। यानी ये 3 इलाके ऐसे जिसमें आप इस कोर्स में एंटर कर सकते हो। ये एंट्री नंबर 2 है। इसके बाद एंट्री नंबर 3 आपको एंशिएंट जिस दिन मैं शुरू करूंगा वहां पे मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बीच में कहीं से भी आएंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो कि आज के दिन से शुरू करके या फिर पहले सेशन से शुरू करके आता है। ठीक है, तो अगर आपका अभी तक कुछ भी मिस हुआ है तो पिछले पोर्शन को आप स्किप करके यहाँ से कंटिन्यू करें, बट मेक श्योर कि आप पिछला पोर्शन जल्दी ही पूरा करें, बिकॉज वो पोर्शन भी इससे कनेक्टेड है। क्योंकि जब तक मैं मुगलों की बात आप मुगलों की बात नहीं समझेंगे तब तक ये समझने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। तो आप आज से शुरू करें जो नए बच्चे हैं, और मेक श्योर करें जल्दी से जल्दी आप जो आपकी पेंडिंग क्लासेस है करीब 35 घंटे का जो कंटेंट है उसे जल्दी से जल्दी आप पूरा करें। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखिए एडवेंट शब्द लिखा है मैंने तो इसका कोई मतलब होगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसी में मैं हिंट देखिए, आप अगले 10 मिनट आप बीच में डाउट अपने नहीं पूछ सकते। इज द पॉइंट क्लियर? बिकॉज अब मैं एक भूमिका बांधने वाला हूं, बिकॉज एक बिल्कुल नई चीज है। जैसे पहले दिन इस्लाम की भूमिका बांधी थी, ऐसे ही आने वाले समय में वैदिक सिविलाइजेशन की एक भूमिका बांधूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भूमिका बांधूंगा। ऐसे ही आज मैं कुछ बेस आपका बना रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना बीच में अपने डाउट्स मत पूछना, पूछोगे तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। तो 10 बार लिखो या 100 बार लिखो, मैं जवाब नहीं दूंगा, एडवांस में बता दिया है। अपना कॉमेंट खुद ही खाली, कॉमेंट सेक्शन खुद खाली करें और थोड़े जिम्मेदार बने। ठीक है, चलिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया समझने की कोशिश करते हैं एक मैप से कि कहानी है क्या। चलो देखिए जरा।
एक मैप आपको आपके सामने दिखेगा। इससे मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। वैसे तो ये वर्ल्ड मैपिंग या ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा जिससे आप थोड़ा सा चीजों को समझ पाओ। ठीक है, 10 मिनट के लिए ना ही आप कुछ नोट कर रहे हैं, ना ही आप कोई डाउट पूछ रहे हैं। आपको जितना समझ आए उतना समझ लेंगे। कम आएगा तो भी चलेगा, ज्यादा आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप नक्शा देखते हैं पूरे पृथ्वी का, तो कुछ ऐसा दिखता है। और ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में जुड़ा हुआ है। यानी एक शीट है जो कि पीछे से मुड़ी हुई है। यानी पैसिफिक ओशन दो नहीं है, पैसिफिक ओशन एक ही है। यानी ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये आपस में पूरे तरीके जुड़े हुए हैं। यानी अगर मैं हाइपोथेटिकली अपनी नाव को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो कुछ ही पलों के बाद मैं यहाँ से इधर की तरफ आ जाऊंगा। मैं उम्मीद करूँ बात समझ गए। यानी ये देखिए, मैं अपनी तरफ से ऐसा मानता हूँ कि बच्चा पहले से कुछ नहीं जानता। मैं आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता कि आपको पता होगा। मैं अपनी से सब कुछ कवर करता हूँ। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। यानी ये पोर्शन आपस में कनेक्टेड है। ये जो आप देख रहे हैं एशिया, इसके अंदर पड़ता है यहाँ पर भारत। ये जो है भारत है। ये जो है पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है। और इसी में नीचे की तरफ पड़ता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक देश है, लेकिन अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। दोनों में फर्क है, बारीकियों पे गौर फरमाए। ठीक है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है साउथ अमेरिका है। ये दोनों भी अपने आप में कॉन्टिनेंट है। जब मैं सिर्फ अमेरिका शब्द का इस्तेमाल करता हूं या जिंदगी में कभी करूंगा, तो मैं अमेरिका से ना ही ये मेरा मतलब है, ना ही ये मेरा मतलब है। अमेरिका से मेरा मतलब है नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला ये एक देश, जिसे मैं बोलता हूँ यूएसए। यानी अमेरिका का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अंदर ये वाला हिस्सा आता है और थोड़ा सा हिस्सा ये ऊपर वाला आता है, जिसे हम अलास्का बोलते हैं। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो। सही समय आने पे इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ सुनते चलो। यानी यूएसए अमेरिका में फर्क आप समझ गए, कोई फर्क नहीं है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है यूएसए। यूएसए के ऊपर वाला हिस्सा जो है कनाडा है। ठीक है, ब्राजील जो है करीब यहाँ पे पड़ता है, ये ब्राजील है। हल्का सा ये लाइन ऊपर तक है, बट काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड है। ये पड़ता है यूरोप। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में वही देश तरक्की करता है जिसके पास सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी होती है। सच तो यही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से बनते हैं बढ़िया से वेपन्स। अब उन वेपन्स का इस्तेमाल करा जाता है कभी अटैक के लिए, और कभी करा जाता है डिफेंस के लिए। वेपन्स दो तरीके के होते हैं ना भाई, डिफेंस भी करा जाता है कभी कभी वेपन से, और अटैक भी करा जाता है। तो यानी अगर टेक्नोलॉजी हमारी पीछे है, तो उस केस में हम पीछे रह जाएंगे। और यही हमारे देश के साथ शुरुआत में हुआ भी। बिकॉज जब दुनिया टेक्नोलॉजी से परिचित हो रही थी, तो हम किसी के गुलाम थे। तो हम उस टेक्नोलॉजी से परिचित हो ही नहीं पाए। हम अभी मात्र 70-80 साल पहले आजाद हुए हैं, और हमने 80 साल में, अगर आप देखोगे, तो हमने काफी अच्छा काम कर लिया है। अगर आप सोचो कि इससे ज्यादा हो सकता था क्या, यस डेफिनेटली इससे 10 गुना ज्यादा हो सकता था। बट नॉट बैड, मैं कहूंगा जितना हमने करा है ठीक है। हमें उसमें खुश रहना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम बात करें यूरोपियंस की, तो मेनली फोकस करेंगे इस हिस्से पे। कुछ चीजें मैं आपको और समझाना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं आपको और समझाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज हुआ करती थी जिसे हम बोलते थे रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर नाम की एक चीज हुआ करती थी। अभी जो रोमन एम्पायर है, ये कहां पर हुआ करता था, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, रफली बना रहा हूँ, बिल्कुल रफली, कोई ऐसा फिक्स नहीं है मैप। रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये रोमन एम्पायर हुआ करता था। आज अगर आप जाते हो रोम घूमने, तो आज रोम आपको देखने को मिलता है कहां पर? एक रोम जो है एक छोटा सा शहर है, कोई बता सकता है कहां पर? इटली के अंदर आपको रोम देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक आपको छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा, काले रंग का, जो मैं शेड कर रहा हूँ। इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है एक शहर जिसका नाम है रोम। ठीक है, यानी अब जो रोम है बहुत ही छोटा सा है, बट पहले एक जमाना था जब रोमन एम्पायर अपने आप में कुछ हुआ करता था, और वो दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, एक रफ आइडिया में एक गोला बना रहा हूं, तो बड़े काम की बात आपको मैं यहाँ सिखाता हूँ कि ये जो बीच का पानी है, ये सब इसने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो कोई कर ही नहीं पाया। आज भी आप देखोगे तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाले कॉन्टिनेंट का नाम अलग है, ऊपर वाले कॉन्टिनेंट का नाम अलग है। यानी इतना इंपॉर्टेंट पानी है, और इसे मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ चीजों को सुनना है। ठीक है, यानी ये पूरा इलाके में रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोम जो है इटली के अंदर आज के समय आपको देखने को मिलता है। जब आप इधर की तरफ आते हैं, तो ये वाला इलाका जो है अरब इलाका कहलाता है। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन डेजर्ट, जैसा भी आप कहें। यानी ये इलाका जो है अरब के नाम से जाना जाता है। और इसमें ही बीच में आपको यहाँ पर आज देखने को मिलता है सऊदी अरब। ये मैंने आपको क्लास नंबर 1 में भी समझाया था, जब मैंने आपको इस्लाम के बारे में समझाया था। ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत है। ठीक है जी, किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखिए, समय के साथ कितना ही बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, वो टूटता है और वो बिखरता है। समय के साथ क्या हुआ, रोमन एम्पायर भी जो है बिखरने लगा, और एक समय आया जब वो रोमन एम्पायर जैसा हुआ करता था वैसा वो नहीं रहा। इस बार मैं, आप शायद अगर मुझसे पहले पढ़ चुके, इस बार मैं पहले से ज्यादा डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ, नोट मत करो, सिर्फ सुनने की कोशिश करो। बिकॉज सुनोगे तो भला रहेगा, नहीं भी सुनोगे, छापते रहोगे, तो मेरा क्या लोगे? मैं अपनी तरफ से सजेशन दे सकता हूँ बस। ठीक है जी, चलो। अब हुआ क्या, रोमन एम्पायर जो एक हुआ करता था, उसका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, ये हुआ 7th सेंचुरी में। ठीक है,
7वीं जो शताब्दी आई, सदी आई, जो भी आप इसे कहें, उसमें जो रोमन एम्पायर है वो धीरे-धीरे टूटने लगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब हुआ क्या, इसके टूटने के बाद जो अरबी लोग हैं, यानी जो ये वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी यहाँ पर। रीज़न समझ गए क्यों? क्योंकि भैया रोमन एम्पायर जब अंदर की तरफ खिसकेगा, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन फैलेगा, और जो इजिप्ट वाला इलाका है, ये ले लिया अरबियों ने अपने कंट्रोल में। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब उस वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि जो यूरोप है, ये वाला यूरोप जो है, और ये वाला जो भारत है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं कनेक्ट हो सकता, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप नक्शे को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर एक नदी, एक आप कहेंगे सागर है, जिसे मेडिटेरेनियन सी के नाम से बोलते हैं या जानते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है, फिर से कह रहा हूँ, नोट नहीं करना, बाकी जिद्दी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा आपका सागर पड़ता है, जिसे हम रेड सी के नाम से जानते हैं। दिस इज रेड सी, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब ये इसके बीच में एक हिस्सा पड़ता है यहाँ पर, ये जो बिंदी बना रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है, बट मैप पे दिखाने के लिए मुझे बनाना होगा। जहां पर एक पतला सा रास्ता है, जिसे हम सुएज कैनाल बोलते हैं। सुएज कैनाल के नाम से जाना जाता है। यानी ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, और ये बीच वाला जो छोटा सा हिस्सा है, जो कि एक रास्ता बना के देगा मेरे जहाज को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसे मैं सुएज कैनाल के नाम से जानता हूँ। इज द पॉइंट क्लियर? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्योंकि ये हिस्सा जो है अरबियों के कंट्रोल में आ गया, तो क्या सुएज कैनाल वाला रास्ता जो है, ये पूरे तरीके हाथ से जा चुका है। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ज्यादा ज्ञान लेके घूम रहे होंगे, सर सुएज कैनाल तो बना ही बाद में, ऐसा वैसा। मतलब यही हैरानी की बात लगती है कि टॉपिक शुरू करने से पहले कईयों को चाहिए कि खत्म ही कर दो टॉपिक, और तभी कई लोग आधे घंटे में हिस्ट्री खत्म भी कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सब्र रखें। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता है, बट मैं ये भी जानता हूँ कि आप उससे भी ज्यादा सीखना चाहते, तभी आप यहाँ बैठे। तो सीखने पे फोकस करें, कमेंट करने पे नहीं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है कंट्रोल में आ गया अरबियों के। अब मुझे बताओ कि ये, मान लेते हैं कि मैं पैदल आता हूँ, या मैं किसी तरीके अपना सामान लेके आना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं यहाँ से आ जाता था भारत, या फिर मैं किसी तरीके जो है यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से मेरा, यहाँ पर मेरी कोई कॉलोनी थी तो मैं यहाँ से आ जाता था, या फिर मान लेते हैं मेरी कोई यहाँ कॉलोनी थी, मैं यहाँ से आ जाता था। बट क्या अब ये चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि बीच वाले रास्ते पे जो है अरबियों ने अपना कंट्रोल कर लिया। पहले भले ही जहाज नहीं थे, बट दूसरे इलाकों पे अपना कंट्रोल तो था ना। तो वहां से हो सकता है पैदल वाले रास्ते से मैं सामान को लेके आके व्यापार कर लूं, या फिर भारत से कोई सामान मैं यहाँ ले जाने की कोशिश करूं। बट क्योंकि रास्ता ही अपना फेवरेबल नहीं बचा है, रास्ते में ही मान लेते हैं चंबल के डाकू बैठे हैं, तो क्या मैं अच्छे से व्यापार कर पाऊंगा आपके हिसाब से? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब यूरोपियंस ने दिमाग लगाया कि क्या रास्ता बनता है। यूरोपियन अभी कभी तक भी भारत नहीं आए थे। ये जो बातें अभी बताई थी, ये सिर्फ समझाने वाली बातें थी। इज द पॉइंट क्लियर? तभी नोट नहीं कराया है, सिर्फ समझाने वाली बातें थी कि वो यहाँ से क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन लोग पहले से विराजमान थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि और क्या करा जाए। इन्होंने सोचा कि और क्या करा जाए, तो इन्होंने कहा बड़ा लंबा रास्ता है यहाँ से, क्या इसे ट्राई करा जाए। बट ये चुटकी बजाने वाला खेल थोड़ी है, बहुत ही मुश्किल काम है। कोई ऐसा थोड़ी है कोई बस चलती है आनंद विहार तक की दिल्ली में और बस में बैठ के पहुंच जाओगे। ये तो ऐसा है कि रेगिस्तान सामने है और एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। ये तो उससे भी मुश्किल है, बिकॉज रेगिस्तान कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, और ये तो देखो कितना बड़ा रास्ता है। तो मजाक तो है नहीं, बच्चों वाली बात है नहीं। तो प्लान ही बनते रहे कई साल तक। लेकिन देखिए, आपने बात सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब जरूरत होती है तो काम बन जाता है। यानी यहाँ पर नीड ऐसी क्या थी यूरोप में कि उन्हें भारत आना पड़ा। आप में से कोई कमेंट करके बताना चाहेगा, मतलब व्हाट वाज द नीड? मसाले, वाई, मतलब बताओ। कोल्ड तो मसाले, एक बात मुझे बताओ, कोल्ड तो, ठंड तो ना जाने कब से है, जब से यूरोप है तब से ठंड है। ट्रेड, ठीक है, ट्रेड को मैं मानता हूँ, ठीक है। रिच बनने के लिए ये भी ठीक है। स्पाइसेस टू स्टोर फूड, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, शाबाश, काबिले तारीफ। चलो मैं थोड़ा सा इस पे ही, आपने बहुत सारे पॉइंट अच्छे खासे, लेकिन नहीं, ग्रीन इनिशियली कॉलोनाइजेशन का कोई प्लान नहीं था। ये चाहते भी नहीं थे ऐसा। इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे। काफी समय के बाद जो है जाके इन्होंने कॉलोनी बनाने की तरफ ध्यान दिया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी है। देखिए ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। धीरे 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 जो यूरोप है वो डेवलप होने लगा। यूरोप डेवलप होने लगा, और डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, वहां पे टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है हाईफाई हो गई धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक दिन में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इसके काफी बाद आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में आया, बट धीरे धीरे उसकी शुरुआत आप कहेंगे हो गई थी। जो यूरोप है वो एक तरीके से रिफ्रेश हो रहा था। रेनेसेंस आपने सुना होगा, एक पीरियड ऑफ रेनेसेंस बोला जाता है, जिसमें यूरोप के काफी सारे देश अपना एक रूप ले रहे थे। देश कोई आजाद हो रहा है, कोई कहीं पे स्ट्रगल चल रहा है, तो आप कहेंगे यूरोप एक बार रिजुविनेट हो गया, रिफ्रेश हो गया, रेनोवेट हो गया, जैसा भी आप उसे कहना चाहें। तो अब एक रीजन तो ये था कि यूरोप धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जो है यूरोप आगे बढ़ रहा था। दूसरा, डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा था, वहां पर मर्चेंटाइज की जरूरत थी, यानी सामान की जरूरत थी। थोड़ा सोच के देखो। लेकिन जो रेड सी है वो पूरे तरीके अरबियों के कंट्रोल में है। मैं आपके कम से कम 15 मिनट इस पर एक्स्ट्रा खा रहा हूँ इस चीज में, जो पिछली बार नहीं कराए थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जो रेनेसेंस जो है स्टार्ट हुआ, एडवेंट का मतलब अभी के लिए आप आगमन समझ सकते हैं, संस्कृति। ठीक है, एडवेंट का मतलब मैंने आपको बता दी है। रेनेसेंस जो है हुआ कब कब हुआ, 15th सेंचुरी में। 15th
सेंचुरी यूरोप में हुआ था रेनेजेंस। रेनेजेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो की पॉइंट्स आपको बाद में नोट करने हैं वो आपके लिए मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। अब रेनेजेंस से क्या हुआ, क्योंकि वो नए तरीके डेवलप होने लगा, तो क्या यहाँ पर अब इन्हें नीड होगी शिप बिल्डिंग मटेरियल की, क्योंकि भैया तरक्की होने जा रही है। तो शिप, तो जैसे हमारे घर की तरक्की होती है तो हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, और तरक्की होती है हम गाड़ी ले लेते हैं, और तरक्की होती है हम मकान ले लेते हैं। ऐसे ही जब इनकी तरक्की हो रही है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यानी इनका फोकस जो है अब चला गया शिप बिल्डिंग की तरफ। क्या बात को आप समझ पाए? तो इन्होंने सोचा कि क्योंकि बाहर अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो चलते हैं ना बाहर, क्योंकि जो मिला अपना समझ पा रहे हैं। यानी कुछ वो है कि सबसे पहले मैं पहुंचा तो मेरा, मैं फर्स्ट वाली बात। तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं, क्या जा रहा है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस सीखो, कि मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि इतने छोटे छोटे देशों में जाके चाह रहे हैं कि हम जहां जाएंगे उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस आपको जो है सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स जो है अब इनके दिमाग में आई, इन्होंने कहा चलो शिप बनाने की हम कोशिश करते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, तो क्या लैंड अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अब नई नई फसलें उगेंगी, नए नए काम होंगे, ज्यादा ज्यादा जो है अनाज उगेगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी। बेटा ये पूरा पेज नोट करना है, लेकिन मैं इस पहले पूरे पेज को बना देता हूँ, उसके बाद छाप लेना, भी समझ लो, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ गए। अब लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा तो क्या पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, सोच के देखो भैया, डेवलपमेंट हो रही है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पर जो डिमांड ऑफ मीट है, मीट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। मीट और चाहिए होगा ऑब्वियसली, खाते हैं लोग, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं खाते तो कोई नहीं खाता, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब मीट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉब्लम ये होगी कि मीट को कुक भी करना होगा और प्रिजर्व भी करना होगा, और दोनों के लिए ही चाहिए थे स्पाइसेस। मैक्सिमम लोगों को कुक वाला पार्ट पता होता है, प्रिजर्वेशन वाला पार्ट नहीं पता होता। प्रिजर्व करने के लिए भी स्पाइसेस चाहिए होते हैं, जिससे कि मीट काफी समय तक टिक पाए। पहले का काफी समय वॉज लाइक एक हफ्ता, 4 दिन, 10 दिन। आज का तो जो समय है बहुत लंबा लंबा चलता है, 3 3 4 4 महीने, 6 6 महीने तक जो है मीट प्रिजर्व रहता है फ्रीजर में। बट पहले का जमाने का मतलब कि हाँ ये ना हो कि 2 दिन बाद ही खराब हो जाए, है ना। तो स्पाइसेस की जरूरत उस समय पड़ती थी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब इसके साथ साथ आखिरी पॉइंट जो अगले पेज पे लिखूंगा मैं वो ये है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ा तो लग्जरी गुड्स, जो कि लग्जरी गुड्स में आपको एक बात समझनी होगी, जितनी भी नई आइटमें आती है, स्पेशली न्यू वंस, वो सबसे ज्यादा डिमांड में होगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी। अरे भैया अचानक आप देखते हो कोई नए तरीके की ड्रेस आ जाती है, तो लग्जरी में ऐड हो जाता है। उसके 6 महीने के बाद वही ड्रेस जो है आपको मिंत्रा पे मिल जाती है, क्योंकि तब वो लग्जरी में नहीं रहती है। अचानक आपने देखा टेस्ला गाड़ी आ गई, तो अगर मैंने टेस्ला ले ली तो क्या हो गया जी, मेरे पास एक बढ़िया चीज है। अगर आईफोन नया आ गया तो मेरे पास एक बढ़िया चीज है, लग्जरी में काउंट हो गया। अगर आज मैं आज से 5 साल पुराना आईफोन ले लेता हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज अब वो लग्जरी का हिस्सा नहीं है। तो नई चीजें तो मिलेंगी नए शहरों से, नए देशों से। तो ये सारे वो कारण हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो है हमने या ये अंग्रेजों ने सोचा कि चलो दूसरी जगहों पे अटैक करते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अब वहां पे ग्रोथ बढ़ रही है, तो जो हाई एंड फैमिलीज हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं, क्या वो कुछ नए नए लग्जूरियस गुड्स को खरीदने की कोशिश करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने देखा कि अरे बहुत ही बढ़िया कॉटन का ये बैग है, ये तो पूरे शहर में किसी के पास होगा ही नहीं, चलो इसे खरीदते हैं। ये कहाँ का है? ये मेड इन इंडिया है, चलो इसे खरीदते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, ये जो थॉट प्रोसेस था, इसने इन्हें मजबूर करा था कि दुनिया पे जाके जो है हम लंबे लंबे रास्तों पे चलते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए एक छोटी सी गलती आप लोग कर रहे हैं, वो ये है कि आप स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। ये स्कूल के बच्चों वाली क्लास नहीं है, ना ही मैं स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक हूँ, ना ही मैं आपके घर के पास वाला कोई ट्यूशन वाला भैया हूँ जो कि अपनी 12वीं दे रहा है और आपको 10वीं की तैयारी करा रहे हैं। आपको थोड़ा सा मेच्योरली चीजों को समझना होगा। जो पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, मैंने आपको एक बार इनिशियली कहा था कि ये मैं आपको जो है नोट करने को समय दूंगा। तो फिर स्लाइड की डिमांड क्यों आ रही है? उसके बाद मैंने आपको ये रेनेसेंस का मतलब 3 4 5 वर्ड से समझाया था, तो इसकी डिमांड क्यों आ रही है? प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट। लिखते ही रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा लिख के। समझ लोगे तो पेपर में टिक हो जाएगा, पेपर 6 महीने के बाद है, ये लिखा हुआ कोई खास काम नहीं आएगा। जो समझ लोगे उससे ही जीत होगी। अभी विश्वास नहीं है, 1 2 अटेम्प्ट अपने लगा लो, तब समझ जाओगे। मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो, मैं वो बता रहा हूँ जो सच है, जो हमें पता है। मैं तो बस वो बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। जो सच है वो ये है कि जो मेरी बातें हैं ना, जो मेरे छोटे छोटे चुटकुले हैं, हंसी मजाक है, पेपर उससे क्लियर होगा। आज विश्वास नहीं है, 6 महीने बाद ट्राई कर लेना, ठीक है। अब फटाफट से इन 2 पेजेस को लिखो और उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद जो कनेक्शन है, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया 7वीं सेंचुरी में। कनेक्शन बिटवीन यूरोप एंड एशिया could not be formed।
कनेक्शन बन ही नहीं पाया, वरना जैसे एक जमाना था जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, जब मोहम्मद घोरी आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो ये क्यों नहीं आया तब? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बन पाया था तब। वरना तो ये देखिए उनसे तेज ही है दिमाग में, भाई वो आए और जल्दी से चले गए, कुछ आके यहाँ पे बस गए, लेकिन ये उस समय आए ही नहीं, बिकॉज बीच में वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है जी, यस यशवी, चले आगे। बेटा कनेक्शन नहीं था ना, सोचो एक बार अमलन, कनेक्शन नहीं था, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 7th सेंचुरी के बाद से कनेक्शन खत्म हो गया था, और वो फाइनली 14th 15th सेंचुरी में जाके उठेगा, सोच के देखो। बिल्कुल हो सकता है नित्य, क्या पता, क्या पता। बेटा मैंने कब कहा 7th सेंचुरी से पहले कनेक्शन था? मैंने कब कहा 6th सेंचुरी में लोग आए थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आने की काबिलियत इनके पास डेवलप हुई, तब यूरोपियंस बाजी मार नहीं पाए, बिकॉज वो जो इलाका था जिससे इन्हें आना था, वो इलाका जो है कंट्रोल में चला गया, किसके? ये चला गया अरबियों के कंट्रोल में। क्या इस बात को आप समझ पाए? पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाते थे? नहीं, मैंने एसएससी कैटेगरी में वर्ल्ड हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ाई, बिकॉज यहाँ पे मतलब सिलेबस में नहीं है। वैसे मैंने मतलब पढ़ा रखी है काफी ज्यादा, बट यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा रखा, मतलब आपको मेरा अन अकेडमी पे कोई कोर्स नहीं मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। क्या लग रहा है, पढ़ाई होगी नहीं पढ़ाई होगी? वैसे आती होगी नहीं आती होगी? चलो पहले यही बता दो, चलें आगे। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। ये भी कोई सवाल हुआ यार, बताओ। जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि भैया इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड से कनेक्टेड है। कोई फॉरनर जो है अब्रॉड से एक पावर आई है जो यहाँ आके बैठी है, जब तक उसे उसके बारे में नहीं पता तब तक वो क्या पढ़ाएगा, है ना जी। चलें आगे दोस्तों। शिप बिल्डिंग वाला दोबारा बता दो। देखो शिप बिल्डिंग मैं आपको एक बार दोबारा रिकैप देता हूँ। कहानी ऐसी है, देखिए इस मैप पे हम दोबारा चलते हैं, अब आप कमेंट सेक्शन खाली करेंगे, अपना अपना चैट बॉक्स ऑफ कर दें, जिसे कमेंट नहीं पढ़ने हैं, ये एक मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान से समझे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय था जब इस इलाके में हुआ करता था रोमन एम्पायर। अभी के लिए ऐसी अंदाजे से गोला मार रहा हूँ, मैप इट्स नॉट टू स्केल, ठीक है। जब इनका प्लान बना कि चलो दूसरी जगह चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ये डेवलप होना शुरू हुआ, तो ये इलाका चला गया अरबियों के कंट्रोल में, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। अब ये वेट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, यही सब चलते रहा। फाइनली इन्होंने इनकी जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुई, और इन्होंने दिमाग लगाया कि हमें दूसरी जगह पे जाना है कहीं पे, तो इन्होंने ये वाला रास्ता चल के भारत आने की कोशिश करी। सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको समझाई, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट नितेश। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? अब क्यों ऐसा हुआ वो मैंने आपको रीजन बताए हैं। सबसे पहले शिप डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो इनकी उम्मीदें जागी। जब मीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो इनकी जरूरत जागी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके बाद इनकी जरूरत जागी, और लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ी तो इनकी जेब जागी। यानी जेब ने सोचा कि दुकानदार ने सोचा और कैसे कमाऊं, दुकानदार ने सोचा और किस तरीके में दूसरे इलाकों से सामान लाके मुनाफा ज्यादा ज्यादा कमाऊं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे एक टीचर ने कहा था ऑटोमन एम्पायर के वजह से यूरोपियन हाँ बिल्कुल आप सही लिख रहे, सुहांकर समझा नहीं, डिबेट कहीं नहीं है बेटा इसमें। मतलब इंडिया ही क्यों, इंडिया ही क्यों था ही नहीं, अमिताभ बहुत सारे थे। डिबेट नहीं समझा बेटा। रेनेसेंस का मतलब होता है कशिश, आप कहते हैं ना अचानक आपने मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और आपका हृदय परिवर्तन हो गया, उस तरीके यूरोप अपने आप में डेवलप होना स्टार्ट हो, उसे पीरियड ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आप ये सुनना चाह रहे होंगे कि 1453 में जो एक जगह है जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, ये दिस फेल टू ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब इसकी ये कॉन्स्टेंटिनोपल अब क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज दिस कॉन्स्टेंटिनोपल? दिस इज आज का इस्तांबुल। अब इस्तांबुल जो है समझने की कोशिश करेंगे, वो चला गया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। अब ये और तगड़ा हलवा नहीं बन गया? अब इसके लिए मुझे ऑटोमन एम्पायर पढ़ाना होगा, तो ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है अपना, है ना। तो मैं लिमिटेड डेटा दे रहा हूँ जो हमारे काम का है। ये चला गया कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक जगह, इस्तांबुल उसके कंट्रोल में। तो प्रॉब्लम ये होगी यूरोप से अगर एशिया कोई सामान आना है तो वो बीच में अरबियों के कंट्रोल की वजह से आएगा। यहाँ पर बैठे थे वो जिसे हम मीडिएटर बोलते हैं, और मीडिएटर क्या करते थे, कमाते थे बहुत सारा पैसा। इसकी वजह से यहाँ से सस्ता सामान जाता था, बट वो पहुंचते पहुंचते हो जाता था महंगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी जब भी यूरोप से डिमांड आती थी, मैनू लहंगा ले दे महंगा सा मर जाने, तो वो क्या करता था, वो एशिया से मंगवाता था। क्यों? क्योंकि बीच में पता है मीडिएटर बैठा हुआ है, तो सस्ता ही जो है महंगा होकर यहाँ तक पहुंचेगा। ऐसा ऑब्वियसली है कुछ नहीं, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। क्या बात को आप समझ पाए? चाहो तो नोट कर सकते हो, लाल वाली बात वैसे किसी खास काम की है नहीं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या करोगे तो नोट कर लेना, ठीक है जी। चलें आगे। अब ये ऑब्वियसली बात है कि इस मीडिएटर को हटाने की कोशिश करी जाएगी, ये कोशिश करी जाएगी। ये भी एक रीजन था कि इन्होंने सोचा कोई रास्ता ढूंढा जाए। बट क्या यहाँ पर एक सवाल नहीं बनता कि वाई पोर्चुगल? जब इतने सारे और देश हैं तो वाई पोर्चुगल?
सोच के देखो भाई, 1498 में वास्को भाई आए हैं और बाकी सब आए लमसम 100 साल के बाद। तो वाई पोर्चुगल, वाई नॉट इटली? नियरेस्ट टू सी रूट ना 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 ना। अगर आप मैप को ध्यान से जानते हो तो स्पेन इक्वली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऑलमोस्ट। मैं आपको समझाता हूँ, है ना, काफी कुछ हमें सीखना है ना दोस्तों, तो सीखने वाला सोच रखनी होगी कि अच्छा स्टूडेंट बनना होगा हमें। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। शिप तो इन्हें कहीं और से मिले थे। चलो समझाता हूँ, चिंता मत करो। जब नहीं पता होता सिंपली स्किप इट। जीवन में याद रखना, गेस वर्क नहीं करना, गेस वर्क तबाह करता है हमें। ठीक है, चलो अब आप फोकस करो, कुछ चीजें बढ़िया से समझाता हूँ। अब ये बात तो तय है कि यूरोप से कोई आने की कोशिश करेगा कहीं पर, ये तो तय है। कौन आएगा, कैसा है, सब देखी जाएगी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो इलाके हुआ करते थे, एक वेनिस और एक जिनोआ। ये आज के जमाने में जो है ये है सिटीज। कहां पर? इटली। उस जमाने में ये जो वेनिस और जिनोआ है अपने अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, समझ गए? यानी दो अलग अलग इलाके हैं जो आज एक हो गए हैं। और जैसे पहले चोल्स अलग होते थे, पांड्याज अलग होते थे, है ना, और मुगल्स अलग होते थे, लेकिन आज तो सब भारत का हिस्सा है। तो एक जमाना था वेनिस अपने आप में अलग हुआ करता था, जिनोआ अलग हुआ करता था। अब ये जो है थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले प्लान इन्होंने बनाया था कि हम जाके कहीं अटैक करेंगे, बट दे वर टू स्मॉल टू आप कहेंगे टेक ऑन दिस टास्क। बहुत छोटे थे ना ये, इतने बड़े तो थे नहीं कि ये इतना बड़ा काम कर लें कि ऑटोमन एम्पायर के ही खिलाफ हो जाए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उसमें बहुत ही बड़ी चीज हुआ करती थी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? और जो नॉर्दर्न यूरोप वाले हिस्से हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है, थोड़ा देखिए आज मेहनत में आपसे ज्यादा कराऊंगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इन्होंने पुश करा किसे? दो देशों को, पोर्चुगल और स्पेन को, कि हम तुम्हें देंगे पैसा और हम तुम्हें देंगे फौज, क्या तुम हमें कराओगे मौज? तो इन्होंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं। यानी यहां से आ रहा था बहुत सारा पैसा। नॉर्दर्न यूरोप के जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स हैं, वो जो है पैसा पहुंचा रहे थे पोर्चुगल और स्पेन को, और इन्हें पुश कर रहे थे। देखिए रिस्की काम था, ये आपको समझना होगा। ये आज भले ही लगता है सक्सेसफुल है, ये है वो है, लेकिन ये वैसा कुछ है कि मैं आपको कहूं चलो कुछ भी तैयारी कर लो, कोई एक रैंडम चीज की तैयारी कर लो। ये वो है आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। ये वो है जैसे आज वो आपने देखा ना एनएफटीज करके वो चले हैं, जो पता नहीं क्या ही है, क्या ही किसी क्या ही खरीद रहे हैं, क्या ही बिक रहे हैं। तो वो उतना बड़ा रिस्क है ना, इसमें पता ही नहीं था कि है क्या, जाना कहाँ है, कुछ पता ही नहीं, निकल पड़े घर से। तो इसलिए कोई खुद नहीं करना चाह रहा था, दूसरों को पुश करा जा रहा था। तो यहां पर जो है प्लान बना कि जो ये जिनोआ है, इन्होंने प्रोवाइड करे थे शिप्स, और अदर यूरोपियन किंगडम्स, कई सारे और हो सकते हैं इसमें, इन्होंने प्रोवाइड करा मनी और मैन। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और यहां पर ये पहुंचा किसके पास? पुर्तगाल के पास। क्योंकि पोर्चुगल ने एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठा रखी थी, वो था लीडर इन क्रिस्टेंडम या क्राइस्टेंडम। समझ पा रहे हैं क्या कहानी? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? थोड़ा सा आज का सेशन भारी की तरफ चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं पूरा लिखूं, रेजिस्टेंस टू इस्लाम, यानी इन्होंने खुल के कहा था कि हम इस्लाम का विरोध करेंगे। आप जल्दबाजी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, देख लो अभी भी देख लो, आधी बात सुन के कमेंट कर दिया, अपना नुकसान कर रहे हो, बच्चों वाले तरीके पढ़ रहे हो अभी भी। यानी इन्होंने कहा कि मैं ट्रेड तो करूंगा ही, साथ में मैं क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ाऊंगा। तो क्या इसकी वजह से ये सबका फेवरेट हो गया? बिकॉज धर्म एक ऐसी चीज है ना, समझ गए धर्म क्या चीज है? धर्म की बात अगर आ जाएगी ना, तो फिर हाँ आप नंबर 1 हो जाओगे। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ? पक्का? यानी इसने जो जेनोआ का इंटरेस्ट था एक्सप्लोरेशन का, उसका फायदा उठाते हुए और क्रिश्चियनिटी को बचाने वाले पॉइंट को उठाते हुए ये लीडर बन गया पोर्चुगल की, मैं इस काम को पूरा करता हूं। बट अभी भी कुछ चीजें कम है। वो क्या है? अभी तो मिठास, मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। अभी अचानक इसमें प्रोफेसर से एक और चीज भी गिरेगी, जो कि होगी केमिकल एक्स। तो केमिकल एक्स क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक पर्सन हुआ करता था, उसका नाम था प्रिंस हेनरी। अगले पेज पे लिखता। एक तो बच्चे बच्चे जो है बचपन में पावरपुफ गर्ल्स नहीं देखते होंगे, इसलिए इन्हें चुटकुला समझ नहीं आ रहा। मतलब चुटकुले भी समझाने पड़ेंगे इन्हें। ना इन्होंने चुटकुले देखे, ना इन्होंने कार्टून देखा, ना ही इन्होंने पढ़ाई करी, पता नहीं क्या ही करा। मैंने चुटकुले भी देख लिए, कार्टून भी देख लिया, पढ़ाई भी कर ली। देख रहे हो जरा क्या बात है? समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। ये हुआ करता था पोर्चुगल का। समझ पा रहे हो बात को? यहां से मैं एंट्री कराता हूं एक ऐसे इंसान की। सब बताता हूं, सब बताता हूं, थोड़ा समय दें आप मुझे हिमांशु। प्रिंस हेनरी हुआ करता था एक पोर्चुगल का, ठीक है जी। और इसका निकनेम क्या था? नेविगेटर
ये बनता है बहुत ही मुश्किल सवाल, अगर कभी आ गया तो धुम्मा ढा देगा ये सवाल, क्योंकि नेविगेटर का मतलब कोलंबस या वास्को डी गामा लगता है लोगों को, क्योंकि प्रिंस हेनरी तो सुना ही नहीं होता किसी ने। तो प्रिंस हेनरी जो है इसका निकनेम हुआ करता था नेविगेटर, क्योंकि इसका बड़ा मन होता था कि हम जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है उसे पूरा घूम के कहीं ना कहीं जाए, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है, समझ गए ना, वही लद्दाख जाने वाली बात है कुछ, जो मतलब आप ना जाने कब से प्लान बना रहे हो, ना बुलेट है ना लद्दाख है ना दोस्त है, लेकिन फिर भी प्लान तो बने हुए हैं, क्योंकि सुना है कि पेट्रोल की टंकी बांध के ऊपर तक जाते हैं, कुछ वैसे ही इसका भी प्लान हुआ करता था कि कहीं जाएंगे, बट क्योंकि ये प्रिंस है तो इसके लंबे चौड़े प्लान थे। तो इसने प्लान बनाया था कि जो भी मुस्लिम वाला इलाका है इसे पूरा घूम के जाऊंगा किस दिन, मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। इसने प्लान बनाया कि जो मेडिटेरेनियन है, अरब वर्ल्ड है, इस सबसे घूम के मैं आगे की तरफ जाऊंगा, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं। अब एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था पोप निकोलस द फिफ्थ, जैसे आज भी क्रिश्चियनिटी के जो हेड हैं वो माने जाते हैं पोप, हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एट दैट टाइम, समझ गए ना। जो पोप होता है, आपने देख सुना होगा, जब तक है पोप तब तक है होप, यानी ये उस जमाने में हेड हुआ करते थे इस धर्म के। आपको शायद पता होगा पोप सबसे ऊंची फिगर मानी जाती है क्रिश्चियन धर्म की, है ना। तो इन्होंने जो है आप कहेंगे पूरे तरीके सपोर्ट दिया, यानी प्रिंस हेनरी को इन्होंने सपोर्ट किया इस काम में। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, धर्म और कर्म मिल चुके हैं, यानी धर्म ने साथ दे दिया है, अब मैं पूरे तरीके तैयार हूं, क्योंकि अब पोप ने भी मुझे साथ देने को हाँ कर दी है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ये इन्हें कहा गया 1454 में कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, और इन्होंने जो है प्लान बनाना स्टार्ट करे, सारी बातें बढ़िया हैं, और इन्होंने सोचा कि जाएंगे कहीं घूम के आएंगे बढ़िया से, मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। बट इनकी हो गई मौत, यानी बट डाइड कुछ समय के बाद, मूड खराब हो गया, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, सब स्लो हो गया एकदम, ठीक है। सुना होगा आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अब इसकी तो मृत्यु हो गई, तो सब चीजें जो है होल्ड पे चली गई, कुछ नहीं हो पाया, काफी समय ऐसे ही बीत गया। फाइनली एक ट्रीटी साइन हुई, ये नोट करने का समय दूंगा, चिंता मत करो। एक ट्रीटी साइन हुई 1497 में, 1494 में हुई थी इनफैक्ट, 1497 तक प्लान बने, तो 1494 लिखना है यहाँ पे। टोर्डेसिलास, ये ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी के तहत कमाल की बात देखो, पोर्चुगल और स्पेन, इनकी देखो अलग ही चल रही है गेम। जैसे कि होता है ना, अपन लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो एमईए जाऊंगा, तू जो है सीएसएस जाएगा, मतलब अलग ही गेम चल रही है। इन्होंने कहा कि देखो बात कुछ ऐसी है, बाकी सब तो फालतू है, हम ही दो दोस्त हैं, है ना। इन्होंने कहा कि जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है पूरी दुनिया में, उसे हम आपस में एक लाइन से डिवाइड कर लेते हैं, यानी इन्होंने कहा कि लाइन से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। और ये जो लाइन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अटलांटिक ओशन में, एक टापू पड़ता है केप वर्डे आइलैंड करके, ठीक है जी, उससे करीब 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बनाई गई थी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इस लाइन से जो भी ईस्ट में होगा वो हुआ पोर्चुगल 13, समझ पा रहे हैं, और जो भी वेस्ट में होगा वो होगा स्पेन 13। समझ पाए क्या, मैं आपको, अलग ही गेम चल रहा है इनका बिल्कुल, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं। यानी इन्होंने प्लान बनाया कि जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसमें कुछ हिस्सा तेरा कुछ हिस्सा मेरा, और बाकी सब जो है फालतू लोग हैं। कॉन्फिडेंस देखो इनका। 1494 में ये ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत ऐसा कुछ हुआ है, समझ गए आप बात को। ये जो लाइन है ये अटलांटिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली एक नॉन मतलब नॉन रियल या फिर इमेजिनरी लाइन है, समझ पा रहे हैं बात को आप। कोई बात नहीं, आप स्टोरी नहीं समझ पा रहे, मैं भी रिपीट कर दूंगा, ये तो ठीक है, 10 मिनट का और आप मुझे समय दो। पिछली बार से कुछ नया है क्या दोस्तों, फटाफट से नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। बहुत सारा नया होगा, सब कुछ नया होगा अभी तक तो, जहां पे जरूरत है वहां पर चीजें ऐड करी गई हैं। सिद्धार्थ कह रहे डॉग की आवाज नहीं है, बताओ। बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि उस समय डॉग नहीं था मेरे पास। इसके अलावा कुछ नया है फटाफट चलो नोट करो। अच्छा, बिल्ली की आवाज है। बेटा कौन से जंगल से हो तुम, ऐसी कौन सी तगड़ी बिल्लियां हैं तुम्हारे इलाके में। अभी बेटा सब रिपीट करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। मैं बेटा पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट करूंगा 15 मिनट के बाद, तो मुझसे ये मत कहना ये समझ आया नहीं आया, मैं खुद ही कह रहा हूँ सब कुछ रिपीट करूंगा, ठीक है। चलो चलें आगे। चलो यहां तक ऑल गुड है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब एक बड़ा मुश्किल सवाल बनाता हूं। डैश वॉज दी फर्स्ट, थोड़ा और सही से लिखता हूं, डैश बिकेम द फर्स्ट
person who rounded the cape of, नहीं पता स्किप करें, ट्राई करना है कर सकते हैं, इन अफ्रीका। बहुत बढ़िया दीपांशु, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन कुछ नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है साहिल, ठीक है। नहीं, वास्को डिगामा नहीं है। हिंट देता हूं, ये काम हुआ था इन 1487। 1487 में काम हुआ था। मुश्किल है ना सवाल? वास्को डिगामा कोलंबस ऑप्शन में देगा, बच्चा उन दोनों में ही आंसर ढूंढता है। 1487 में वास्को भाई नहीं थे ना, और वो तो 14 जो अपना है 1498 वाली बात है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये नाम पहले नोट करो, पहले मैं इसे कैपिटल में लिखता हूं। बार्थो लोमेव डायस या डियास, ठीक है। फटाफट से नोट करें, ये शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको किताबों में भी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन एसएससी रैंडम खेलता है तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि एसएससी बढ़िया सवाल पूछता है जी, जीके बढ़िया पूछता है, ये तो तारीफ है। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि इसने क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ। कहानी ये है कि अगर ये मैं अफ्रीका बनाता हूँ और मान लेते हैं ये भारत है, तो अभी भारत नहीं पहुंचा है, बट इसने ये देख लिया कि अच्छा ये बात है, रास्ता तो मुझे दिख गया है। समझ पाए क्या समझाना चाहा मैंने आपको? यानी भले ही वहां तक नहीं पहुंचा, बट इन्होंने देख लिया छुप के, जैसे हम नहीं देखते कि अरे मम्मी आंटी आ गई है ना, देखते हैं ना किचन में से, वैसा इन्हें देख लिया कि हाँ भाई हाँ, कुछ तो लोचा है कि हाँ जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ठीक है जी। ये जो है केप ऑफ गुड होप जो है, ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। अफ्रीका में सबसे निचले इलाकों में से एक है, जिसके अबाउट जो है जहाज घूम के ऊपर की तरफ जाते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का ये नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। बट क्योंकि देखिए जमाना बहुत पुराना है, 15वीं सेंचुरी का एंड है, तो इतना आसान तो नहीं होगा जाना। फिर उसके बाद और काफी सारे लोग ट्राई करेंगे, और फाइनली एक इंसान आएगा जो ट्राई करेगा, और इसका नाम होगा वास्को डिगामा। ठीक है जी। और ये आएगा, टुक 11 मंथ्स, इसे 11 महीने लगेंगे, और पहुंचेगा मई 1498 में। रीच्ड, अब कई बच्चे तो पगला ही जाएंगे, कहेंगे अरे सर जहाज का नाम बताओ, अरे सर ये बताओ किसने स्वागत करा, अभी बता दो, सब बता दो, अभी 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 के अभी। नहीं लग रहा वेलकम टू गोवा सिंघम चल रहा है, अभी के अभी। फटाफट इसे नोट करें, सब बताया जाएगा, थोड़ा सब्र रखें। चले, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वास्को डिगामा वो पहले इंसान है जो भारत आएंगे, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप इसी के नीचे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप बार बार जो है पेज ना बदले, मेरे पास स्पेस कम रहता है, इसी वजह से मैं पेजेस को जो है बार बार चेंज करता हूँ। देखिए 3 शिप्स आए थे, ध्यान रखना, वास्को भाई के साथ, ठीक है। 3 शिप्स आए थे वास्को भाई के साथ, और ही वॉज वेलकम्ड बाय जेमोरिन। जेमोरिन के द्वारा स्वागत करा गया था इनका। ये कहां पर करा गया था? ही वॉज द रूलर ऑफ कैलिकट। ये एक हिंदू रूलर हुआ करते थे, बस ऐसे ही बता दूं बिकॉज थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो जाएगा। ये जेमोरिन जो है उनका स्वागत करेंगे, और इनकी वजह से ही आगे चल के 200 साल हमें जमूरा बनाया जाएगा। देख लो जरा, कैलिकट में जो है स्वागत करा गया था इनका जेमोरिन के द्वारा, और जेमोरिन को जरा सा भी आइडिया नहीं था, जरा सा भी आइडिया नहीं था, समझ रहे हो ना, इतू सा भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जेमोरिन को ये पता था वो आने वाले हैं। अब अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको एक और चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन्हीं के जहाजों में जो सबसे आगे की तरफ जहाज चल रहा था, उसमें गुजराती पायलट हुआ करता था जिसका नाम था अबुल मजिद। अब डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले से आइडिया था कि हाँ कोई आने वाला है, मतलब आइडिया था इसका, ठीक है जी। यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाना मुझे नहीं लगता कुछ खास काम का है, तो हम थोड़ा सा सीमित होके आगे चलते हैं, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब ये आए भारत, ठीक है, ये आए भारत, और भारत आने के बाद इन्हें मिला बहुत ही बढ़िया स्वागत। समझ गए क्यों? क्योंकि हमें जनरली जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हुए बड़े पसंद है। आपने देखा होगा नैनीताल में आप कभी घूमने जाए तो वहाँ कहीं अंग्रेज होंगे तो हम लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। कभी आप कहीं, ये आपने देखा होगा, इंडियंस की टेंडेंसी है थोड़ी, मुझे लगता है तब से ही हम ऐसे हैं, हम उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है।
मतलब ऐसा है ना? तो अब हो सकता है इनका भी कुछ ऐसी होगी, कोई अलग ही प्राणी आया, कोई एलियन आ गया है, तक गोरा चिट्टा गोल्डन बाल लेके, चलो इसे बैठा ही लेते हैं, क्या पता कुछ और ही बात बता दें हम। तो इनका स्वागत जो है कर लिया, और वास्को डिगामा का बहुत तगड़ा यहाँ पर स्वागत हुआ। अब थोड़ा सोच के देखो, क्या इससे अरबी लोग जो पहले से हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे वो बुरा मान जाएंगे? इट इज ऑलरेडी 1500 के अराउंड का ईयर 1498, तो अरबियों से हमारा बहुत तगड़ा ट्रेड तब से चल रहा है। आपको शायद याद भी होगा कि जो सूरत वाले इलाके हैं वहां से बहुत सारे ट्रेड उस समय हुआ करते थे। आगे जाके आपको याद होगा सूरत को लूटा गया था शिवाजी महाराज के द्वारा, भले ही वो आज से 200-250 साल बाद की बात है, बट फिर भी पर्सपेक्टिव देने वाली बात है ना? समझ पाए? 200-250 नहीं तो 200 साल मान लो अभी के लिए, अभी डेटा पे नहीं खेलेंगे। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब हुआ क्या यहाँ पर, कहानी बदली, क्योंकि अभी तक जो है ना, जो ट्रेड होता था उसमें इंडियंस हिस्सेदार थे, उसमें अरबियंस यानी अरब हिस्सेदार थे, उसमें अफ्रीका से भी ट्रेड होता था, सबसे ट्रेड होता था ना। इसके साथ साथ इधर से चाइना वाले ट्रेड करते थे हमसे, इधर से जो है आप कहेंगे जावा या जावानीज हमसे ट्रेड करा करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करा करते थे हमसे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बट इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझता था, यानी ये सब जो है मिल बांट के व्यापार करा करते थे, दूसरे को तबाह करने की कोई कोशिश नहीं करता था। जावा जो है एक टापू है, आज आपने सुना होगा इंडोनेशिया का, उस समय जावा अलग से जावा किंगडम हुआ करता था, तो उन्हें जावानीज कह दिया है मैंने, ठीक है? मलेज भी करते थे, बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कहानी खराब हुई और यहाँ पर आ गए पोर्चुगीज। वो एक बच्चा होता है ना जो दूसरे के हाथ में कोई खिलौना देख के उसे छीन लेता है, उसे समझ नहीं आता और कुछ, उसे चाहिए कि जो सामने वाला कर रहा है वो भी मैं करूं, जो मैं कर रहा हूं तो मैं कर ही रहा हूं। ये पोर्चुगीज उस तरीके का बच्चा था कि मैं खेलूंगा और मैं ही खेलूंगा, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मैं ही बॉलिंग करूंगा मैं ही बैटिंग करूंगा, बताऊंगा भी मैं कि छक्का है या चौका है, आउट भी मैं ही दूंगा। तो पोर्चुगीज ने यहाँ पर गेम बदलने की कोशिश करी और इसने सोचा कि सबको एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि मुनाफा ही इतना तगड़ा था, मुनाफा ही बहुत तगड़ा था। अब वास्को डिगामा जो है स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए यहाँ पे रुका, और ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके गया, जिसमें कपड़े थे, बहुत कुछ था। साथ में एक बढ़िया चीज थी जिसे ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पेपर भी लेके गया था, और भी कई तरीके की स्पाइसेस लेके गया था, क्लोथ्स लेके गया था, बहुत कुछ लेके गया था, यहाँ से वैरायटी ऑफ थिंग्स लेके गया था। अब काली मिर्च जो इसने वहां बेची तो 60 गुना दाम में बिकी, यानी 1 रुपए की काली मिर्च जो है माना जाता है 50-60 रुपए की बिकी। अब ऑब्वियसली ये रकमें ऐसा नहीं है फिक्स है, सिर्फ पर्सपेक्टिव लेने वाली बात है। यानी इसने क्या करा, यहाँ से जो है 100 रुपए का सामान लिया और उसे लमसम 6,000 का बेचा। क्या अभी ऑब्वियस है कि ही विल बी बैक? भैया किसे मुनाफा नहीं चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि मुनाफे के लिए ही तो वो आया था। तो उसने सोचा कि भैया हम वापसी चलते हैं, और अब पोर्चुगीज जो है वो दंग रह गए कि अरे यार बताओ, कमाल हो गया, हम ऐसे ही किताबें पढ़ रहे थे, फायदा जो राहुल सर की क्लासेस में था वो तो हमें 1498 में जाके पता लगा। तो अभी ने समझ आया कि यार असली जैकपॉट कहाँ पर है। अब देखो ऐसा करना पड़ता है, अपने बारे में कभी बार करनी पड़ती है तारीफ। पोर्चुगीज ने दिमाग लगाया कि अरे यार असली खजाना तो यहाँ पर है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से जो है यूरोप का दिमाग, यूरोप की गर्दन इंडिया की तरफ आई। इट वॉज नेवर की भारत को कंट्रोल में लेते हैं, इट वॉज नेवर की भारत से व्यापार करते हैं, इट वॉज की सबसे व्यापार करा, जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफेदार जो मिला इलाका वो मिला भारत। क्या समझ पा रहे हैं? बिकॉज भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था, है ना? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात आप समझ पा रहे हैं? चलो अब आपको मैं पूरे 2-4 मिनट दे रहा हूँ, इस पूरी कहानी को अपने पास नोट करो। ब्रेक अभी दूंगा रिवीजन के बाद, अभी रिवीजन के बाद ब्रेक मिलेगा। अभी फ्लो में हो तो फटाफट से इसे नोट करो। आपने कहां तक नोट कर लिया, मैं एक बार आपको शुरू से सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। देखो जी, आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पेज नोट कर लिया होगा, ये पेज भी आपने नोट कर लिया था, ये वाला पेज भी आपने लिख लिया था, ये 3 पेज के लिए मैंने आपको समय दिया था, ये वाला पेज फटाफट से नोट करें, नहीं लिखा था ये करना है, ठीक है फटाफट करें। लास्ट नहीं करा, ठीक है, यहां तक तो सबका नोट हो गया है, 2 मिनट आपके ले रहा हूं मैं, फटाफट नोट करें। फर्स्ट नहीं लिखा, अरे पापी इंसान, लेट आए थे ना तुम, मुझे बताना सच वाली बात। चलो अगला पेज, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अच्छा बाकी लिख लिया, ठीक है। नहीं खाली हाथ नहीं आया होगा बोल्ड, ऐसा कोई सामान का जिक्र तो किसी किताब में नहीं है कि क्या लाया था, बट डेफिनेटली गिफ्ट्स लाया था बहुत सारे। ये ऑब्वियस है क्योंकि इंडियंस को गिफ्ट्स बहुत पसंद है, तो गिफ्ट्स डेफिनेटली लाया होगा। सर इंडिया को आम की गुठली की तरह चूस लिया अंग्रेजों ने। अरे नहीं मेरे दोस्त, गुठली छोड़ के बाकी चूसा, गुठली में क्या है। चलो नोट कर लिया ना, स्पीड बनाए। चलो शाबाश, फटाफट नोट करो। ज्योग्राफी बेटा अगले महीने स्टार्ट होगी, रोल नंबर, पहले हम हिस्ट्री को पैक करेंगे।
थोड़ी स्पीड बनाए बेटा प्लीज। वो तो अनिकेत, मेरा ख्याल किसी बच्चे ने लिखा था कि मेरा हो गया पापा का नहीं हुआ, शायद हुएन सांग ने लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, किसने लिखा था। वो तो अलग ही था बिल्कुल। अगला फटाफट नोट करें। वही था, याददाश्त तो ठीक है मेरी। फटाफट नोट करें। बेटा अगले महीने से स्टार्ट होगा रोल नंबर। अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्या बहुत ही बेहतरीन चीज आपको पता लगी है। मैं अगर पूरे कंटेंट में से नंबर 1 पे रखूं डेटा पे, तो ये पेज मेरे लिए नंबर 1 है, बिकॉज ये एसएससी कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल आपको कहीं दिखेगा। 4 बजे वाली क्लास है, फटाफट बेटा नोट करें। यस संगम। लिख देता हूँ। 4 बजे वाली क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी। जो हिस्ट्री की है भूपेंद्र, वही रहेगी जहां तक है। चलें आगे। केप वर्डे आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर कह सकते हैं आप, लमसम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है जी, फटाफट छापें। अभी आपको सोमनाथी से मैं समझा देता हूँ। ब्रेक अभी आपको दूंगा बेटा, ब्रेक ही चल रहा है यार, देखो ब्रेक ही है। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी बात समझ चुके हैं। बिल्कुल कर सकते हैं धर्म। होगी दोबारा भेजिए। चले चलो बेटा, जो स्लाइड्स आपकी बच गई हैं वो सेशन के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से नोट कर लेना। मुश्किल से आपके 2 मिनट लगेंगे उसमें, और आप ही का लॉस है ना। देखिए बाकी बच्चों के साथ आपका भी तो लॉस हो रहा है ना इस समय। ऐसा नहीं है कि बाकियों का लॉस हो रहा है, सबका है, आपका भी लॉस है ना, तो वो नहीं हम करेंगे। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे नोट कर लेना। चलो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से आप समझना। यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। ओवरव्यू में आपको देता हूँ, जरा स्क्रीन पे फोकस करना। कहानी क्या है पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे, पेन कॉपी आप छोड़ देंगे। कहानी ये है कि व्यापार करना था इन्होंने, हो सकता है पहले से ही, बट इस इलाके में जो है अरबियों का कब्जा था, तो ये लैंड वाले इलाके से नहीं आ पाते। तो फाइनली इन्होंने प्लान बनाया कि समुद्री रास्ते से चलने की हम कोशिश करते हैं। वो समुद्री रास्ता जो है इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी होगी ना जाने कब से, बट फाइनली जब इनकी नेसेसिटी हुई है, जब ये पूरी की पूरी डिमांड क्रिएट हुई, तो उसके बाद जो है इन्होंने थोड़ा सा आप कहेंगे फाइनलाइज किया कि हाँ हमें जाना ही चाहिए। अब उसमें आपने ये भी देखा क्या क्या रीजंस थे, ये देखा किसने क्या सप्लाई करा, फाइनली पुर्तगाल जो है ये लीडर बन गया इस काम में। और पुर्तगाल का एक प्रिंस हेनरी भी हुआ करता था, ये भी आप कहेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि इंटरेस्टेड था इस काम में। तो ओवरऑल पोर्चुगल के जो लोग हैं उन्होंने प्लान बना लिया, और स्पेन और पोर्चुगल के बीच में ट्रीटी साइन हो गई, जिसके तहत पोर्चुगल जो है उसका इलाका इधर वाला हो गया, स्पेन वाला इलाका उधर का हो गया। तो हम क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो हम स्पेन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पोर्चुगल की बात करेंगे, क्योंकि स्पेन यहाँ पर नहीं आएगा। रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि स्पेन ईस्टर्न तरफ नहीं आया था, वेस्टर्न तरफ गया था। सबसे पहला ट्राई जो है वो मारा डियास भाई ने, और ये एक चक्कर मार के वापसी चला गया। कोई बात नहीं, आप अभी यहीं से कंटिन्यू करें। फाइनली वास्को भाई आए 3 शिप्स को लेके 1498 में, 11 महीने इन्हें लमसम लगे, और जेमोरिन नाम के एक हिंदू शासक ने इनका स्वागत करा कैलिकट वाले इलाके में। पोर्चुगीज की सोच थोड़ी सी अलग थी, उन्होंने कहा नहीं मैं बाकी सबको एलिमिनेट करके मैं ही राज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लालच आप इसे कह सकते हैं, बट अगेन आप देखोगे यही लालच इन्हें आगे जाके जिताता है। वास्को डिगामा जो है भारत में करीब 3 महीने रहते हैं, और यहाँ से बहुत सारे सामान लेके जाते हैं, जिसके अंदर ब्लैक पेपर भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे इन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मेनली ध्यान रखेंगे भारत के लिए, भारत से सबसे लाभदायक चीजें क्या लेके गए थे, वो था स्पाइसेस, यानी मसाले वाज द की थिंग, जिसकी वजह से मतलब इधर की तरफ मुड़ के बार बार वापसी आए। ठीक है जी, यहां तक आपको सारी बात दोस्तों समझ आ गई है या नहीं आई है? पक्का? ठीक है, अब कहानी आगे चलती है। इसके बाद एक और इंसान है जो आने की कोशिश करते हैं भारत में। एक काम करो, यहां से मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे ही देता हूं, चलो, क्योंकि कहानी आज थोड़ी सी पूरा सेशन भारी ही अपना चलना है। तो 1 मिनट का आपका ब्रेक है, आप सेशन में बने रहें प्लीज, और डाउट सेक्शन आपका मैंने अभी के लिए बंद कर दिया। ठीक है जी, आज का सेशन थोड़ा सा भारी है, 1 मिनट का आपको मैंने ब्रेक दे दिया, प्लीज सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो शुरू करते हैं जी कहानी, और हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसमें हमने ये देख लिया कि वास्को डिगामा यहाँ तक कैसे पहुंचे। वास्को डिगामा की हमने बात कर ली है, पुर्तगालियों की जो सोच है उसकी बात हमने कर ली। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर और लिखवाना चाहता हूँ। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम बताया था गुजराती पायलट का, कोई बता सकता है नाम क्या था?
बिल्कुल सही। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप करना जरूरी है। किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि सर ऐसा कैसे हो गया, गुजराती पायलट जो है वो एक पुर्तगाली के पास आ गया। सोच के देखो, बड़ी हैरानी वाली बात है। अगर आप सोचते हैं भाई इनके पास कहाँ से आ गया, तो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आपने पूछा था, ठीक है, उसका मैंने ना देखा डाउट। कहानी देखिए क्या थी। यहाँ से चले थे और यहाँ पर एक देश पड़ता है केनिया नाम का। अगर आप थोड़ा सा मैप को जानते हैं तो यहाँ पर एक देश पड़ता है केनिया। तो ये यहाँ भारत पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए केनिया में रुके थे। इन्हें करीब आने में, जैसे आपने देखा, 1 साल लगा था। तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप चले होंगे, बिकॉज तब के जमाने अलग हुआ करते थे। तो यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पर एक केनिया में जगह पड़ती है मलिंदी नाम की। वहां पर रुक के वहां से इनके साथ वो इंसान जो अभी मैंने आपको बताया था नाम, अब्दुल मजीद नाम, वो यहाँ पे भारत आए थे। भारत इन्हें लेके आए थे, क्योंकि इन्हें क्या पता भारत कहाँ पर है। समझ पा रहे हैं आपको कहानी क्या है? क्योंकि अफ्रीकन से ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। अभी कुछ पेज पहले मैंने आपको भी बताया है, अफ्रीका को पता है भारत कहाँ है, बट पुर्तगालियों को नहीं पता भारत कहाँ है। लेकिन पुर्तगालियों को पता है कि मलिंदी कहाँ है, क्योंकि कुछ समय पहले, याद है ना, वो दियास भाई आके यहाँ तक तो होके जा चुके हैं। समझ गए? बढ़िया कनेक्शन बना ना। तो सोचा ये पॉइंट भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलो आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। वास्को डिगामा एंकर्ड। एंकर्ड का मतलब समझ गए ना, रुके। वहां पे एंकर फेंकने का मतलब होता है कि शिप में एक ऐसा, आपने शायद देखा होगा, इस तरीके का होता है जिसे फेंक के शिप को रोका जाता है। तो एक तरीके की वर्क भी है जिसमें हम कहते हैं कि किस चीज को रोक दिया, वहां पर कुछ समय के लिए रुके। एट मालिंदी, ये है प्रेजेंट डे केनिया। केनिया में आपको देखने को मिलेगा। और एंड वाज एंड फ्रॉम देयर द his ships were led by Abdul Majid, गुजराती पायलट। नहीं भारत की खोज वास्को डिगामा फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वास्को भाई ही हैं जो पहली बार यहाँ पर आए थे। यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात कही गई है। कैसा भी कह सकते हैं, सेलर भी लिख सकते हैं, मतलब हिस्ट्री, दोनों बातें सेम सी रहती हैं। सेलर वुड बी अ बेटर वर्ड, कैप्टन वुड बी अ बेटर वर्ड, बट पायलट भी कह देते हैं। मतलब कह देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, पायलट भी कह देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ पाओ? हो सकता है आपकी किताब ऐसा ना कहती, बट जनरल इंग्लिश में कह देते हैं। चलिए आगे। बिल्कुल होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलें जी, ये सब विषय इंडिया कहते थे इसे। चलें आगे। चलो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस शिप में वास्को डिगामा बैठे हुए थे वही मेन शिप था, बिकॉज ऑब्वियसली लीडर तो वहां पर है। इनके शिप का नाम आपसे पेपर पूछता है, तो शिप का नाम होता है साउ गैब्रियल। साउ गैब्रियल, या जैसा भी आप इसे बोलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोजी घोड़े, जो आपका आज का कोजी घोड़े है, वही एक जमाने का कलकत्ता हुआ करता था, आपको केरला में देखने को मिलता है। ये भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप भी अपने पास इसे नोट कर लेना। कहाँ गया? ये केरला। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सूरज, एक बार गूगल करना हो कर लेना, बट मैक्सिमम लेवल पे चल रहा हूँ इस समय। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं डेटा कट कर रहा हूँ तो आपको गलत वहम है। मेरे कहने से कभी जाकर यूपीएससी लेवल की क्लासेस देख लेना, समझ जाओगे किस लेवल का डेटा इस समय मैं दे रहा हूँ। क्योंकि ये डेटा मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है, जो बच्चों को पता होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट, एज सिंपल एज दैट। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साओ गैब्रियल, SAOGABREAL। चलिए आगे। अब ये आप समझ चुके हैं, खोजी घोड़े जो केरला वाला है वो एक कैलिकट हुआ करता था, कशिश उस समय। देखिए, अगर वास्को भाई आए हैं तो आने से पहले लियोनार्डो अफ्रीका में एक जगह पे रुके, केनिया में, जिसे मालिंदी के नाम से जाना जाता है। और वहां से ये जो है एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद नाम के इंसान के साथ भारत आए। टॉम पूरा मैसेज लिखे बेटा। 3 महीने रुकने के बाद वापसी गया था, 1499 में गया था धर्म। ठीक है, चलें आगे दोस्तों। यहाँ तक ऑल गुड है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अभी तक जैमोरिन जो है वो स्वागत कर चुका है, वास्को भाई आ चुके हैं, वास्को भाई जा चुके हैं। अब अगर आप डेट पे खेलना चाहते हैं तो 2 डेट्स चलती हैं, कोई किताब कुछ कोई किताब कुछ कहती है। अब 17 मई और 20 मई में से जो आपको बढ़िया लगे वो आप याद कर सकते हैं। इतना डेप्थ में नहीं जाता, इतना क्लोज कभी नहीं खेलता है, बट इन दोनों में से जो आपको आपके लिए बढ़िया लगे वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोसी घोड़े इस कैलिकट। कुचिपुड़ी का मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, कुचिपुड़ी के बारे में मोइन मैंने कोई जिक्र नहीं करा। ठीक है जी, चलें भैया आगे। 1498 ले लो यार, तुम लोग गलत जगह फोकस कर रहे हो। तुम्हें मैं सांबर बनाना सिखा रहा हूँ और तुम चक्कू चलाना सीख रहे हो। पहले सांबर बनाना सीख लो, बाद में चक्कू की प्रैक्टिस अलग से कर लेना। चलो चलें जी आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए। एक कह रहा नवंबर में आया होगा, अच्छा भैया तुम ही थे गुजराती पायलट।
चलें आगे, यहाँ तक ठीक है। अब हंसी मजाक चुटकुले सब साइड करेंगे, आपको ब्रेक दे दिया गया है, अब आप मैं चाहूंगा आप इधर फोकस करें, ठीक है जी। यहाँ तक ऑल गुड है, यानी वास्को भाई आ गए हैं और वास्को भाई चले गए हैं। अब यहाँ पर वास्को भाई जो बाद में आएंगे, कुछ समय के बाद रुक के आएंगे, अभी के लिए आएगा जो सेकंड पर्सन आएगा उसका नाम होगा पेड्रो, पूरा लिख देता हूँ चलो, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। भारत आया, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब ये आएगा भारत फॉर स्पाइसेस, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और ये जो है भारत आया, और भारत आया कभी, ये आया है 1500 में भारत आया, ठीक है। अभी पुर्तगाली ही आए हैं, और जो भी नाम लिखूंगा सारे के सारे पोर्चुगीज होंगे, क्योंकि इन्हीं का जिम्मेदारी थी ना, तो और कोई नहीं आया, पुर्तगाली है सारे के सारे। ये आए और एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब हुआ क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट्री का जिक्र आपको अधिकतर किताबों में मिलेगा ही नहीं, आपने 1503 पढ़ा होगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही ये फैक्ट्री बनी थी, दिस फैक्ट्री वाज अटैक्ड बाय लोकल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मर गए थे कैब्रल के। रीजन समझ गए, वही, क्योंकि भड़काया जा रहा था, और ऑब्वियसली कोई बाहर से इंसान आए हैं तो लोग जो है एक तरीके से उन्हें तबाह करने की, उन्हें भेजने की कोशिश करेंगे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारे पुर्तगाली लोगों की जो है मृत्यु इसके अंदर हो गई। अब और इससे जो आग दी गई थी वो दी गई थी अरबियों के द्वारा, जो ऑब्वियस रीजन है। अब बदले में क्या हुआ, क्योंकि इन पे अटैक हुआ, और कैब्रल इन रिटर्न सीज्ड वेरियस अरब शिप्स, इसने अरब जहाज बहुत सारे पकड़ लिए और उन्हें तबाह करके रख दिया। क्या बात को आप समझ पाए? यानी इसने पकड़े, उन सबको तबाह करके रख दिया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? और हुआ क्या, समझने की कोशिश करते हैं। इसने पूरा का पूरा कैलिकट को तबाह करके रख दिया, और हार मान के जो वहां का शासक हुआ करता था, छोटा मोटा कोई रूलर होगा, उसने जो है फाइनली इसके आगे झुक गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बताओ कैसे करना है। समझ पाए? छोटा सा इंसिडेंट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इससे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना एग्रेसिव खेलते थे ये लोग। हम लोग बहुत ही डिफेंसिव खेले हैं। मतलब एक छोटा सा 2-4 जहाज 5 जहाज लेके आया होगा, मैं को 10 जहाज लाया होगा, उसने आके इतने बड़े देश के अंदर एक बवंडर बना दिया, और यहाँ के शासक को जो है अपनी तरफ कर लिया। क्या कमाल की बात है। नहीं, परमिशन थी उस इलाके के रूलर के द्वारा, बट लोगों ने उसे तबाह कर दिया था। क्या बात को आप समझ पाए? यानी जो कैब्रल है या पेड्रो, जैसा भी आप निकी कहें, इन्होंने जो है कैलिकट को काफी हद तक बर्बाद करा, और बाद में जो है सुलह हो गई। समझ गए ना? जैसे 2 लाफे आपने मारे, 1 लाफा सामने वाले ने मारा, और सुलह हो गई, तो एंड में सुलह हो गई। क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पाए? फैक्ट्री देखिए, उस जमाने में मदीना जो फैक्ट्री शब्द होता था, मेनली स्टोर हाउस होता था। कि जैसे मान लेते हैं मुझे मसाले खरीद के अपने देश भेजने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दिन में 10 फ्लाइटें चलनी है इंडिगो की। मुझे सामान इकट्ठा करना होगा, और फिर कुछ महीनों के बाद मेरा जब जहाज जाएगा तो उसमें वो सामान रख के जाएगा। तो उस बिल्डिंग को फैक्ट्री का नाम दिया जाता था। मेनली वो स्टोर हाउस हुआ करता था, वहां मशीनें मशीनें नहीं होती थी, मेनली स्टोरेज पर्पज के लिए बनाया जाता था। क्या बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं। 1501 में वास्को भाई केम बैक, या वास्को डिगामा लिख लो, मुझे बोरिंग लगते हैं ऐसे नोट्स बार बार वास्को डिगामा लिखने में। वास्को डिगामा केम बैक, ये वापसी आया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब पहले जेमोरिन ने कहा नहीं यार, तुम तो बहुत ही बुरे लोग हो, तुमने दिमाग खराब कर रखा है, कैलिकट पूरे तरीके तुमने तबाह कर दिया। बट फाइनली ये जो वास्को भाई हैं, उन्हें अपनी बातों में ले लेते हैं, और फिर से जो है बहुत सारा लालच वगैरह देके जो है अपनी पकड़ बना लेते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? यानी दोबारा एक एक करके समझ गए ना क्या कहानी है? कैलिकट के रूलर का नाम जेमोरिन है बेटा, रक्षा इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया है। यानी धीरे धीरे पुर्तगाली लोगों के जहाज आ रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जहाज आता है, सामान लेके चले जाता है। पूरे तरीके बात समझ गए? 1502 भी सही है लवकेश, बट 1501 मुझे थोड़ा जो है बेटर लग रहा है। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, चलें आगे। क्या यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? और इसने क्या करा, वास्को भाई ने एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट कन्नौर, कन्नौर कर दो इसे। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब इससे क्या हुआ, धीरे 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 जो कैलिकट है, कोचिन है, कन्नौर है, इन इलाकों पे बन गया पकड़ पोर्चुगीज का, बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब हुआ क्या कमाल की बात, इनका दिमाग देखो, अरबी इनके खिलाफ है। तो उन्होंने क्या करा, जेमोरिन या फिर उस इलाके के शासक से बात करी कि देखो हम पे तो आक्रमण हो जाता है,
हम तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं ना, और हम पे आक्रमण हो जाता है तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो देखो हमें इसे प्रोटेक्ट करने का कुछ तो मौका दो। धीरे 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 जो फैक्ट्रीज हैं ये बन गए फोर्ट्स, फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज, और यही धीरे धीरे बन गए फोर्ट्स। समझ गए? यानी फैक्ट्री बनाई, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें करी, और धीरे धीरे वो एक किले का रूप ले लिया उसने। दिमाग देखो इनका यार कितना बढ़िया था। फटाफट नोट करें, कैलिकट, कोचिन, कैननौर। ग्रीक दे वर एट अ टाइम, मतलब एक जमाना था जब पुर्तगाली एम्पायर मतलब दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था। बट क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ पे कवर नहीं हो सकता। आप इसके बारे में पढ़ना जरूर, मतलब अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एंड में इंग्लिश ही क्यों आगे बढ़े जबकि शुरुआत पुर्तगालियों ने करी थी। बहुत बढ़िया जी अमन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें आगे। जनरली बीच में लोग होते थे सिमरन जो दोनों भाषाओं को जानते थे, तो इनकी भाषा को कन्वर्ट करने का काम चलता था। ठीक है जी, आगे चले। यहां तक आप बात समझ पाए? बहुत बढ़िया विनेश, चलो आगे चलते हैं जी। ठीक है, यहां तक ऑल गुड है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? कंफर्म करें। अब जैसे जैसे समय आगे बीता तो एक इंसान भेजा गया पुर्तगालियों के द्वारा, जिसका नाम था, 1505 में आया था ये, और इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। रट लेना जी, रट लेना, प्रिंट कर लेना। ये आए और ये जो है चुने गए थे क्या, फर्स्ट गवर्नर, कहीं कहेंगे नहीं सर रोमन नंबर के साथ तो एसटी लगता ही नहीं, गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। समझ गए? यानी इनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था, ये अपनी तरह काम नहीं करते थे कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया। इनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट था, इन्हें पता था किस तरीके काम करा जाता है। तो ये 3 साल के लिए चुने गए थे, 3 साल के लिए चुने गए थे। ठीक है जी, क्या यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं? 1505 से लमसम 1509 तक भारत में रहे थे, लेकिन ऑफिशियली 3 साल के लिए चुने गए थे। ठीक है जी। अब इसका काम, इसे जो दिया गया था, इसे जो काम दिया गया था वो क्या दिया गया था? इसे काम दिया गया था कि एक तो ट्रेड को इंक्रीज करो, और दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम डोमिनेशन है उसे डिक्रीज करो। ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट भी पहले में ही फायदा देता था कि मुस्लिम डोमिनेशन कम होगी तो ट्रेड बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? यानी इसने धीरे धीरे क्या करा, इसे इसे कहा गया कि तुम एक काम करो, जो एडन वाले इलाके हैं, ओरमुज वाला, मलक्का वाला इलाका, उस पर कब्जा करो। यानी अगर आप मैप की तरफ चलते हैं तो आपको बढ़िया से कहा गया, देखो बात, हमारे ऊपर बार बार जो अटैक होता है वो इन इलाकों से होता है क्योंकि ये अरबियों के कंट्रोल में है। तो इन बाउंड्रीज को क्यों ना हम कवर करते चले। क्या बढ़िया दिमाग है यार इनका, बढ़िया लोग हैं भी। यानी इन्होंने सोचा कि इस बाउंड्री को क्यों ना हम कवर करते चले इस तरीके, जिससे कि हम, और इधर से भी मलक्का वाला जो इलाका है ये वाला, इसे अपने कब्जे में हम लेके चले। तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोग जो है वो हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये इसे टारगेट दिया गया था, इस चीज को दिमाग में रखते हुए ये जो है भारत आया था, और ये इसे कहा गया था कि तुम करके बताओ। 3 साल के अंदर इसे काम करना था, या 3 साल में अपन लोग जो है एक पुल भी नहीं बना पाते, और ये 3 साल में ये काम करने वाला था। और सोचो इसने करा, इसने बहुत कुछ करा, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है, सोचो 16वीं सेंचुरी में करा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो इजिप्ट के लोग हैं वो समझ गए कि ये तो गड़बड़ है। क्यों समझ गए? समझ गए ना? फिर से मैप पे चलता हूँ जी। भैया इजिप्ट का व्यापार भी तो ऑर्मूज से ही हो रहा है। अगर आपको ऑर्मूज नहीं पता, और या बबल मंडावल, इन इलाकों से ही तो होता है। ये इजिप्ट ये वाला मान लो तो ये बबल मंडाव वाला इलाका है, और ये हॉर्मूज वाला इलाका है। अगर यही पकड़ में आ गए तो उसके बाद तो काम खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफ तो इजिप्ट वाले इसके खिलाफ, दूसरी तरफ पूरा यूरोप टकटकी लगाए देख रहा था कि अरे भैया प्लीज कुछ तो करो, अरे देख लो, अरे देख लो, एक ही सीट करा दो। यानी इस समय इसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर था काम करने का। फाइनली जो है ये सक्सीड हुआ, और इसने पूरा का पूरा जो अरब सागर है ये वाला, इस पे पुर्तगालियों का कंट्रोल कर लिया। देखो क्या कमाल की बात है। इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही स्पेन का कब्जा हुआ तो अरब जो है उनका कनेक्शन ही खत्म कर दिया इसने इंडिया से। थोड़ा सोच के देखें। इनकी जो पॉलिसी है, बहुत बढ़िया ग्रीन, बहुत बढ़िया। इनकी जो पॉलिसी है उसे जाना जाता था एक नाम से, यानी अल्मीडा की जो पॉलिसी है इन्हें जाना जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ
मीदा। ये पेपर का सवाल है। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था पूछा गया है, कब अपॉइंट हुआ था पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लॉन्च करी थी पूछा गया। ये तीनों सवाल पेपर के बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है, फटाफट नोट करें। चले जी आगे। ट्रायंगल वाला कुछ नहीं है, देखिए वो अरेबियन सी, अगर आप मैप को जानते हैं तो अरेबियन सी है ना, ये जो ट्रायंगल अगर आप देखते हैं तो अरेबियन सी कुछ नहीं है, यही तो अरेबियन सी है, अरब सागर, ये अरेबियन सी है ना पूरा। तो बस इसने इस पे कब्जा ले लिया, तो मैं ऐसे ही मैंने ट्रायंगल बना दिया, कोई ऐसा नहीं कि ट्रायंगल पे कब्जा करा था, ऐसा कुछ नहीं है, अरब सागर पे इसने कंट्रोल कर लिया, समझने के लिए था बस वो। ठीक है चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार मॉडर्न इंडिया जो आप पढ़ रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया लिखिए, आप सीखते चले। ट्रेड के नीचे लिखा मुस्लिम डोमिनेंस खत्म करनी है, ठीक है जी। पर्पल गोले जो है ना वो आपको स्ट्रेट्स हैं, वो आगे चल के आपको मैपिंग में पढ़ाऊंगा मैं। मुस्लिम डोमिनेशन कम करना और ट्रेड को बढ़ाना। चलो जी आगे चलते हैं। अब सेकंड नंबर पे आके बैठता है यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। सेकंड गवर्नर आता है भारत में इनका 1509 में, जिसका नाम है अल्फोंसो। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है मदीना, अल्बू कर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है जी। जी हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इट इज इसका मतलब है अरब अरेबियन सी पर कब्जा, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ अरेबियन सी नहीं है, प्लस अदर एरियाज। अदर एरियाज क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाले इलाके पे भी तो इसने, याद करो, सोचा था कि मैं मलक्का वाले इलाके पे भी कब्जा करता हूं, बट एसएससी इतना ही खेलता है, एसएससी इससे गंदा नहीं खेलता, ये मैक्सिमम है एसएससी का लेवल, बट अपनी तरफ से आपको सब पता होना चाहिए। यस अग्रीन, बिल्कुल। इसका रीजन सबसे पहला ये है क्योंकि पुर्तगाली वहां आके बसे थे। दूसरा रीजन ये है कि जो पोर्चुगीज लोग होते थे उन्हें कहा जाता था कि आप जाके वहां पे अपनी लोकल वाइफ्स रखें। अब ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आई होप इससे आपको थोड़ा बात समझ आई होगी। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये लाइन आपके लिए काफी है, ठीक है। सेकंड गवर्नर भारत में 1509 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नाम से, ठीक है जी। अब माना जाता है कि ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। नोट करो, ईस्ट लिखा, इंडिया नहीं लिखा, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ भारत था ही नहीं। ये वो नहीं है जो जिन्हें सीजीएल की बस नौकरी चाहिए, ये वो है जिन्हें एमईए चाहिए, या जिन्हें आईटीआई चाहिए, या जिन्हें जीएसटी चाहिए, जिन्हें सीएसएस चाहिए, जिन्हें रेलवे चाहिए, जिन्हें डबल ए चाहिए, जिन्हें बेस्ट चाहिए। यानी इनका काम भारत से भी नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं भारत के 7 इलाकों पे भी तो कब्जा करूं। प्रूफ देता हूं ना, अभी मलक्का पे क्यों कब्जा करा है, मलक्का से तो भारत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते थे कि सब इलाका अपना। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पाए। अब धीरे 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 इनकी पकड़ पूरे तरीके बन चुकी है, ईस्टर्न अफ्रीका पकड़ में आ चुका है, जगह 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 जो पकड़ है वो बना ली है, ठीक है जी। इसके बाद जो रेड सी वाला इलाका है पकड़ में ले लिया है, ओरमुज वाला इलाका पकड़ में ले लिया है, ये मलक्का वाला इलाका, मालाबार वाला इलाका सब कब्जे में ले लिया है। क्या आप देख पा रहे हैं पोर्चुगीज एक्सपेंशन किस तरीके हो रहा है? यानी सबके कोने पकड़ते चलोगे तो समझ जाओगे कि सिर्फ कोने नहीं है, अंदर तक है। सिर्फ कोने होते तो आसानी से कोनों को खत्म कर दिया जाता उस इलाके के रूलर्स के द्वारा। ये कोने तो अपने काम के हैं, लेकिन एक्चुअल में एम्पायर हैज बीन कहेंगे एक्सपेंडेड, ठीक है जी, सिर्फ 10 साल में। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, वैसे तो मैंने सब कवर कर दिया लियोनार्डो, फिर भी बता देता हूँ। अरबियों के खिलाफ जो आक्रमण करा था अल्मीदा ने, और अरब सागर को पूरे तरीके अपने कंट्रोल में लिया था, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा बोलते हैं। और इसके पीछे भी पता है क्या रीजन था कि इतना इसमें गुस्सा भरा हुआ था, इतना इसमें आक्रोश था कि इसने 3 साल में काम कर दिया, क्योंकि अरबियों ने इसके बेटे की हत्या कर दी थी। तो समझ रहे हो ना, दिल पे लग गई थी इसके, इसे दिल से बुरा लग गया था, सच में बुरा लग गया था, बहुत बुरा लग गया था। इतना डिटेल में हम क्या करेंगे जाके, अपने को एसएससी निकालना है, वो आराम से इतने डेटा से निकल ही जाएगा, ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चले दोस्तों आगे। ये अल्फांसो वही अल्फांसो है जिसे हम कहते हैं आम। अपने पास अल्फांसो मैंगो है ना, ये इसी के नाम पे रखा गया, क्योंकि इसी ने महाराष्ट्र में अल्बू कर्क जो है, अल्बू कर्क, भाई सारी भाषा में लिख देता हूँ, इसे क्या पता लग रहा है, अल्बू कर्क ने ही महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, रत्नागिरी, यहां पर आम के बहुत सारे पेड़ लगवाए थे अल्फांसो मैंगो के। आम के पेड़ लगवाए, फटाफट नोट करें दोस्तों। देखिए पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। हम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कम काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं, मानते हो ना। इस वजह से हम कुछ खास नहीं कर पाते, इस वजह से हम 10 साल में पुल नहीं बना पाते, 10 साल में मेट्रो नहीं बना पाते, बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ दिस जॉब इज टू अर्न मोर मोर वाइल वर्किंग लेस।
5:30 बजे तक का काम है, 9:30 ही जाना है, 10 बजे भी चल जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है हम सभी का, इन जनरल आपका मेरा सब काम है, तो देखिए खुद को भी आप में इंक्लूड करते चलता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है यही हमें थोड़ा सा पीछे करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीन। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलें जी आगे। अभी मुगलों को लगता था अंबर ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुगल तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे। अभी मुगलों को इतने खबर नहीं थी, पता ही नहीं था कि असली दुश्मन तो ये है। चलें दोस्तों आगे। क्या यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं? समय आगे बीतता है, 1509 में आता है, और बहुत बढ़िया नित्य, बहुत बढ़िया। अब 1510 में ही क्या होता है, 1510 में अल्बुकर्क। अच्छा, अल्बुकर्क की स्पेलिंग ऐसे लिख रहा हूँ, कौन क्यों क्यों बनाएगा, इतने सारे समझ गए ना, एक ही बात है। हाँ, मुगल तो 1526 में आएंगे, आप ये भी सही कह रहे हैं। अभी तो जो है दिल्ली सल्तनत चल रही है, बिल्कुल आलोक। मतलब इस समय मैं थोड़ा सा इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू में हूँ पूरे तरीके। देखिए, आपको जितना स्क्रीन पर दिखता है उससे 10 गुना ज्यादा आपके एजुकेटर्स को डेप्थ में जाना होता है ना। तो इसी वजह से इस समय और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, इस समय मेरा पूरा फोकस इधर की तरफ है। 1510 में अल्बुकर्क जो है एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसने सुल्तान ऑफ बीजापुर पे अटैक करके गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। यानी गोवा जो है, दिस वाज द फर्स्ट पीस ऑफ इंडियन टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियंस सिंस एलेक्जेंडर के बाद पहला वो इलाका जो कि किसी यूरोपियन पावर के कंट्रोल में आया था, ये था आपका गोवा। बढ़िया सवाल बनेंगे यहाँ से। आज का सेशन विदाउट एनी डाउट भारी सेशन है, बट विश्वास मानो मेरा, जो बच्चा जानता है इस पेपर को बड़ा खुश होगा आज, क्योंकि काम का डेटा है ना। मतलब ये वो डेटा है जो बच्चा तरसता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो बच्चे जाने, बच्चे आजकल बड़े शैतान हो रहे हैं। फटाफट नोट करें। और हैरानी की बात देखो, अल्बुकर्क एबॉलिश्ड सती। क्या हो रहा है भैया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे होते हुए क्या चल रहा है? अभी 10 साल पहले आए हैं और ये अपने इलाके में सती एबॉलिश कर चुके हैं। मतलब बाकी पूरा देश कह रहा है मैं जॉब छोड़ दूं। मतलब आगे चल के सोचो कि मतलब कितने समय के बाद सती एबॉलिश होगी, और इन्होंने अपने इलाके में कहा कि सती नहीं हो सकती। देखो, मतलब इन्हें, जिन्हें सती का मतलब भी शायद ना पता हो, जिन्हें हिंदी बोलनी ना आती, देखो क्या कमाल। आज बेटा 9 PM वाली डाउट क्लास है या नहीं है, मैं आपको 4 बजे बता पाऊंगा। क्या यहां तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद, 1515 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। क्या यहाँ तक ऑल गुड है? अभी एक छोटी सी बात मैंने आपको लोकल वाइब्स वाली बताई थी, वो आप हल्का सा दिमाग में रख सकते हो। और इन्होंने क्या करा, ये लोग आते थे वहां से। अब सोचो, पोर्चुगीज बहुत सारे हो गए हैं ना, बहुत सारे पोर्चुगीज हो गए हैं। इमेजिन करें कि एक इलाके में बहुत सारे पुर्तगाली हैं, अब ये लोग यहाँ आके बस गए हैं। ये लोग यहीं पे क्या करते थे, यहाँ के जमींदार बन जाते थे। ये लोग यहाँ पर क्या करते थे, चलो एक काम करते, सोशल वेलफेयर स्कीम को ऑर्गेनाइज कर देते। यहाँ पर जो यहाँ की औरतें हैं उनसे शादी करते थे। यहाँ पर जो है इरिगेशन वर्क कराते थे। यहाँ पे नई फसलों को इंट्रोड्यूस कराते थे। तौबा तौबा, क्या ही हो रहा है। मतलब सोचिए कि दिमाग कितनी बढ़िया चीज है। कमाल देखिए, 10 साल में हुआ है, 10 से 15 साल में हुआ है, वो भी 15th सेंचुरी में। और बिल्कुल बताएं मोहित, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? इन्होंने ही टोबैको इंट्रोड्यूस करा था, इन्होंने ही लाल मिर्च इंट्रोड्यूस करी थी, पोटैटो इंट्रोड्यूस करा था, चर्च बनाई थी, बहुत कुछ करा था इन्होंने। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यहाँ तक ऑल गुड है? कंफर्म करें। यस हिमांशु। चलें, अब इनके जाने के बाद पोर्चुगीज इंडियन के साथ बात कैसे करते थे, देखिए उस समय से ही, काफी समय पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो एक से ज्यादा भाषाएं जानते थे। तो वो लोग इंटरमीडिएट बनते थे, जो कि पुर्तगाली भाषा और भारतीय भाषा दोनों जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते होंगे, और वही इनके बीच में जो है सारा जो बातचीत है वो कराया करते होंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलो, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आराम आराम से समझते हैं सर। तीसरे नंबर पे आएंगे अगले गवर्नर, अगले मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, और अगले नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा, ये आएंगे भारत में। ठीक है जी, ये आएंगे कब, 1529 में। और आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? अरे भैया थोड़ा सा फोकस कर लो यार इधर। मिस्टर ग्रीन के आधे कमेंट्स तो मुझे बढ़िया लगते हैं, जो कि काम के होते हैं सेशन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के। कुछ कमेंट मुझे ऐसे लगते हैं कि फर्जी है। ऐसा काम मत करो यार, देखो है ना, ऐसा काम मत करो। ज्ञान जितना ज्यादा है
उतना ही उसकी इज्जत भी करो, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया होगा, है ना। तो कभी भी ज्ञान को कहीं शो ऑफ नहीं करना है। मैं जिंदगी में एक सीख दे रहा हूँ आपको, जिस भी बच्चे को लगता है उस पर ज्यादा ज्ञान है, इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो, और कभी भी अपने ज्ञान को शो ऑफ मत करो, क्योंकि शो ऑफ करने की एक ही जगह होती है, वो है पेपर। पेपर में शो ऑफ करो, सिलेक्शन लो, बल्ले बल्ले ही, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। चलो चलो, नीनो दी कुन्हा या नीनो दा कुन्हा जो है, ये देखो बेटा एक ही जी हाँ बिल्कुल हिमांशु, 1529 में जो है नीनो दी कुन्हा या नीनो दा कुन्हा आएंगे, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड द कैपिटल, या हेडक्वार्टर वर्ड जैसा भी कहना चाहो, हेडक्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। पेपर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गोवा, फटाफट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफर हुआ था 1530 में, 1529 में आए थे, और अगले ही साल इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। और मैं आपका मैसेज बेटा मुझे पूरा नहीं मिला है, समझ गए जी। जी हाँ, ये तीसरे गवर्नर थे, फटाफट नोट करें। मैं था भैया 1515 से 1528 तक। चलें आगे। कोचिन में भी हुई थी, 1503 में कोचिन में भी हुई थी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हिमांशु। चलें आगे दोस्तों। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये बिना बात ही क्यों इन्वॉल्व हो गए बाकी बातों में, प्रॉब्लम क्या हुई। अच्छा, डाउट लेने का भी समय आ चुका है, समझते हैं जरा। देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब आपने सुना होगा घर का वेदी लंका है, लौट के बुद्धू घर को है। इसमें जो पहले वाली लाइन है वो हमारे काम की है, यानी हमारे आपस के जो डिस्प्यूट थे उसकी वजह से ये पोर्चुगीज जो है, इनका जो दिमाग है कुछ ज्यादा चला। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1530 है, शायद आपको याद होगा, इस समय हुमायूं अभी अभी उस गद्दी पर बैठे, और हुमायूं अपनी तरफ से एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हुमायूं जो है अटैक करते हैं बहादुर शाह पे। बहादुर शाह उस समय गुजरात में के एक रूलर, आप अभी के लिए बस इमेजिन करें मेरे कहने से। और जब हुमायूं इन पर अटैक करते हैं ना, ये क्या करते हैं, सीक्ड हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज। क्या ही हो रहा है भैया, तुम्हारे होते हुए क्या हो रहा है देश में। यानी पुर्तगालियों से मदद मांग रहे हैं, और बदले में 1534 में गेव दी सीडेड, अच्छा शब्द रहता है बट गेव लिख देते हैं, आइलैंड ऑफ बसेन टू देम, ठीक है। और प्लस प्रोमिस्ड अ बेस इन दीव। दीव भी वहीं पे पड़ता है, बसेन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बॉम्बे से ऊपर खंबत वाला इलाका है वहां पर है, क्योंकि हिमांशु इन्हें लगता था कि यही इनकी मदद कर सकते हैं। यानी इन्होंने पुर्तगालियों से मदद मांगी कि हुमायूं के खिलाफ मुझे बचा लो, और बदले में इन्होंने बसेन वाला टापू दे दिया, और दीव नाम की जो जगह है वहां पर इन्होंने इन्हें कहा कि तुम यहां पर भी अपना एक बेस बना के बैठ सकते हो। क्या बात को आप समझ पाए। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया बात। अब हुमायूं ने 1534 में ये सब काम हुआ। हुमायूं ने 1536 में कहा कि अब लौट चले, अपनी सेना को कहा, यानी हुमायूं वापसी चला गया। हुमायूं वापसी चला गया, यानी हुमायूं ने कहा छोड़ो यार, और बथेरे काम है। स्लाइड देखो भैया, पहले तुम स्लाइड देखो। अगर ये सब नहीं आए होते तो शायद हमारे एसएससी की प्रिपरेशन भी नहीं करनी होती, पैसा ही पैसा होता है। अगर पे जब बात आ जाती है तो फिर तो क्या ही कहना है, अगर लगा के तो कुछ ही सोच लो। चले जी आगे। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप समझ गए। अब जैसे ही ये हुमायूं वापसी गया, क्या बहादुर शाह को लगेगा अरे यार ये क्या कर दिया। बहादुर शाह परेशान हो गए कि यार बिना बात ही बताओ इन्हें इतने सारे वादे कर दिए। अब बहादुर शाह जो है वो हो गया अगेंस्ट पोर्चुगीज। रीजन समझ ही गए ना। ये कोई वही है कि मैंने पहले तो तुम्हें वादा कर दिया कोविड में कि अरे आ जाओ घर, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे ही फोन कटा,
और मैंने घर पे सलाह करी, तो मैं समझ गया कि अरे यार ये क्या कर दिया। फिर मैंने कहा यार मैं तो यार कल बरेली जाना है, जरा सुबह सुबह अचानक ही जाना पड़ रहा है। तो ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो ऐसे ही कुछ हुआ, बहादुर शाह ने जल्दीबाजी में वादे तो कर दिए, बट वो इसी के खिलाफ पड़ गए, बिकॉज अब पुर्तगाली कह रहे लाओ भी लाओ, हमारा बेस का है, पुर्तगालियों को बेस पसंद है ना। अब इन्होंने कहा कि अब हम पे तो कुछ नहीं है। अब बहादुर शाह वर्सेस पोर्चुगीज होने वाला है बिना वादे, आप शायद समझ पा रहे हैं। तो इसकी सुलह के लिए क्या हुआ, 1537 पे एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बहादुर शाह वॉज इनवाइटेड, ठीक है, टू आ शिप एंड किल्ड। देखो जी क्या कमाल हो रहा है, पकड़ देखो, इनका कॉन्फिडेंस देखो, यानी इन्होंने बुलवाया और उसी को मार दिया। असैसिनेटेड भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल। साहिल लिख रहे हैं, साहिल, साहिल ने लिखा है साहिल और क्वेश्चन मार्क, क्या बात है। इनवाइटेड टू अ पोर्चुगीज शिप, ठीक है जी, यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और बाकी बातें जो है हम आने वाली क्लास में करें। बताएं, पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को मार दिया। पेपर का बड़ा मुश्किल सवाल बनता है, इनमें से कौन सा ऐसा ये शायद पिछले ही साल का सवाल है कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात वो स्किल्ड बाय, और ऑप्शन देता है ब्रिटिश, पोर्चुगीज, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाता है, और बड़ा भारी सवाल रहता है, क्योंकि 1537 में अगर बच्चे को नहीं पता 1537 की बात है तो वो गैस नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। आप मुझे बताएं कि इस बार जिस तरीके आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियन सिखाया जा रहा है, क्या आपको सीखने को मिल रहा है? क्या जो अग्नि बैच में आपको बुलाया गया है इवन आफ्टर सुपर प्लैटिनम, वो चीज जस्टिफाइड है? आई होप सो ये जस्टिफाइड होगी, बिकॉज देखिए मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बस उसी के लिए थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर कोशिश करें। डेटा डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट भारी है, बट क्या कर सकते हैं ना यार, देखो पेपर निकालना है तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। चलो मेहनत करते रहो, अच्छे से तैयारी करो। और पोर्चुगीज को दिया था ना, तो फिर पोर्चुगीज ने, क्योंकि वो बाद में मुकर गया था मोइन इस बात से, यानी पहले दे दिया क्योंकि हुमायूं के खिलाफ मदद चाहिए थी मोइन, बट हुमायूं के खिलाफ मदद की जरूरत नहीं पड़ी तो उसने वापसी ले लिया। अब वापसी वो देना नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी उम्मीदें बन गई, उन्होंने घर पे बता दिया कि अरे मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, दियो। अब वो कह रहा है दियो, वो कह रहा क्या दियो, जमा करके गया था क्या? तो बस इसी बात पे जो इनकी आपस में लड़ाई हो गई, और उसके बाद की किस्सा आपको बताइए। ठीक है, चलिए ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें। आप सभी लोग मिलते हैं आप सभी से 4 बजे वाली क्लास में, और उसके बाद 6:30 वाली क्लास में। रात वाली क्लास 9-10 बजे वाली होगी नहीं होगी, ये मैं आपको 4 बजे वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। ख्याल रखें अपना, थैंक यू।